सभी लोग सबमिट कर देंगे और उस पर अपना नाम ज़रूर लिख दीजिएगा। बात को नहीं खोलूंगी क्योंकि ये लग रहा था कि जब तक प्लेटफॉर्म तैयार ना हो ना तब तक उस बात को रखना अननेसेसरी यूज़फुल नहीं है। लेकिन अभी जैसे जैसे आपकी क्यूरोसिटीज़ बढ़ रही हैं तो ऐसा दिख रहा है कि समय को ठीक से यूज़ कर लिया जाए, जिससे मैक्सिमम चीज़ें कम से कम एक दृष्टि तो बन जाए, ओपन तो हो जाए। फिर और इंटेंस एक्सप्लोरेशन के लिए आगे और समय निकालेंगे और वर्कशॉप्स को देखेंगे और अपॉर्चुनिटी जनरेट होगी। तो हमने अभी तक परिवार व्यवस्था पर बात की है। उसके पहले हमने व्यक्ति स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर अपनी व्यवस्था की बात की है, इंडिविजुअल लेवल पर बात की है। इंडिविजुअल जब तैयार है, इसका मतलब जब इमेजिनेशन को देख पा रहा है, स्वयं में व्यवस्थित है, तो उसको दिखता है कि संबंध नेचुरल एक्सेप्टेंस है, व्यवस्था नेचुरल एक्सेप्टेंस है, व्यवस्था में ही सुख है। तो एक व्यवस्थित स्वयं, एक व्यवस्थित सेल्फ, एक हार्मोनियस सेल्फ अपने शरीर के लिए संयम के भाव के साथ स्वास्थ्य की जिम्मेदारी ले पाता है। तो एक व्यवस्थित सेल्फ का शरीर के साथ संबंध में जिम्मेदार होना बनता ही है। फिर उसी व्यवस्थित सेल्फ को और आगे एक्सटेंड किया, परिवार में जिम्मेदारी से संबंध में पार्टिसिपेट करना, और परिवार में जिम्मेदारी से पार्टिसिपेट करते हुए फीलिंग्स को समझना और फीलिंग्स के साथ जीना। फीलिंग्स को समझते हुए दिखाई पड़ा कि फीलिंग्स बहुत नहीं है, इनडेफिनिट नहीं है, बड़ी निश्चित हैं, 9 है संख्या में बस। इसलिए आराम से पहचानी जा सकती हैं, आराम से समझी जा सकती हैं, समझ के निर्वाह की जा सकती हैं। जो समझा है वो करेक्शन भी कर सकता है, अपने में भी और दूसरे को हेल्प भी कर सकता है। और इस तरह से फीलिंग्स को पहचानना, निभाना और समय समय पर इवैल्यूएट करते रहना, इसके साथ संबंध में न्याय की तरफ बढ़ते हैं। ये न्याय हमको संबंध में चाहिए ही। सो दिस इज़ नेचुरली एक्सेप्टेबल। तो हम कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जिससे दूसरों का भला हो, हम अपने लिए काम कर रहे हैं। मैं बार बार कहती हूँ, हाँ, सेल्फ का जब तक पता नहीं है तब तक हम सेल्फिश होने को भी नेगेटिव ग्रेड करते हैं। मैं कह रही हूँ स्वार्थी होना अच्छा है, प्रोवाइडेड स्व का पता हो। तो सेल्फ का पता हो तो सेल्फ के अर्थ में क्या करना है, ये तो बहुत क्लैरिटी देता है, बहुत स्पष्टता देना है। तो मैं तो बार बार विश करती हूँ कि सब स्वार्थी हों, सब स्व अर्थ में समझ पाएं। स्व अर्थ में शरीर के प्रति जिम्मेदारी, स्व अर्थ में परिवार के प्रति जिम्मेदारी, स्व अर्थ में समाज के प्रति भागीदारी, और फिर प्रकृति और अस्तित्व के अर्थ में भी भागीदारी। तो हम सब लोग ये प्रयास स्व अर्थ में कर रहे हैं, स्वार्थ में कर रहे हैं, फीलिंग्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। फीलिंग्स में हमने ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, अफेक्शन और अफेक्शन के आउटकम के रूप में केयर और गाइडेंस, ये 5 फीलिंग्स पर बात कर ली है। अब हम लोग आगे की बात करने चल रहे हैं, फीलिंग ऑफ रेवरेंस, श्रद्धा। ये श्रद्धा का भाव क्या है, किसको कहेंगे फीलिंग ऑफ रेवरेंस? तो श्रद्धा का भाव है फीलिंग ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर एक्सीलेंस, श्रेष्ठता के प्रति स्वीकृति, इसी को कह रहे हैं श्रद्धा। आप अपने से पूछ के देखिए, व्हाट यू नेचुरली एक्सेप्ट, एक्सीलेंस और बीइंग वर्स्ट? एक्सीलेंस। तो श्रेष्ठता के प्रति स्वीकृति का भाव हम में है ही नेचुरली, है ना। हम श्रेष्ठ को स्वीकारे ही हुए हैं, श्रेष्ठ होना ही चाहते हैं, श्रेष्ठ कोई है तो उससे प्रेरणा लेना ही चाहते हैं। यानी श्रेष्ठता की स्वीकृति नेचुरली है अपने में, और इसी श्रेष्ठता की स्वीकृति को श्रद्धा बोला, है ना। तो क्या कह रहे हैं? फीलिंग ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर एक्सीलेंस, श्रेष्ठता की स्वीकृति। अब हम ये कह तो आराम से पाए कि हम श्रेष्ठ होना चाहते हैं, हम दूसरे को, संबंधी को भी श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, लेकिन श्रेष्ठ होना क्या, श्रेष्ठता क्या? बिना ये क्लैरिटी हुए एक्चुअली ये श्रेष्ठता के प्रति स्वीकृति का भाव ये समझ में आता नहीं है। इसीलिए श्रद्धा का भाव समझ में आता नहीं है। इसीलिए कई बार हम श्रद्धा को आस्था से कंफ्यूज कर जाते हैं, और हमको ये लगता है किसी गुरु में, है ना, आस्था होना, यानी किसी गुरु के बिलीफ के साथ में, किसी ऑलमाइटी में आस्था होना, हमें लगता है यही श्रद्धा है। और जब ऐसी श्रद्धा के साथ में, ऐसी श्रद्धा की स्वीकृति के साथ में हम किसी और को इंसिस्ट करते हैं ना कि तुम भी इसी के साथ श्रद्धा
रखो तो रेजिस्टेंस होता है। मुझे समझ नहीं आता चूक कहाँ हो रही है। मैं तो उस व्यक्ति को ठीक स्वीकारे हुए हूँ, इसलिए मुझे श्रद्धा अपने में दिख रही है। दूसरे व्यक्ति को अभी वो स्वीकृति नहीं बन रही, तो क्यों नहीं बन रही? क्या कहीं कुछ मेरे समझने में गलती हो रही है? क्या उसको समझने में, सहयोग करने में गलती हो रही है? इसको देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो श्रेष्ठता क्या है, इसको देखिएगा। श्रेष्ठता का मतलब है कंप्लीटनेस ऑफ राइट अंडरस्टैंडिंग, सही समझ की पूर्णता। वो व्यक्ति जो हर लेवल पर, यानी इंडिविजुअल, फैमिली, सोसाइटी, नेचर, हर लेवल पर सही सही जी पा रहा हो, वो श्रेष्ठ है ना? ऐसा कोई भी व्यक्ति जो हर लेवल्स पर, अपने लेवल पर, शरीर स्तर पर, परिवार स्तर पर, समाज, प्रकृति स्तर पर ठीक ठीक निर्णय लेकर के जी पा रहा हो, मेरे लिए वो श्रेष्ठ होगा या वर्स्ट होगा, निकृष्ट होगा? श्रेष्ठ होगा। तो ऐसा ही व्यक्ति श्रेष्ठ है। अगर कोई व्यक्ति किसी एक जगह पर बहुत एक्सपर्टीज के साथ है, लेकिन दूसरी जगह जीने में, संबंध में, व्यवस्था में गड़बड़ कर रहा है, श्रेष्ठ होगा क्या? तो इसलिए देखने की जरूरत है। अगर हम श्रेष्ठता को नहीं समझ पाए ना, तो श्रद्धा की फीलिंग जो चाहते तो हैं, लेकिन उसके साथ में भर नहीं पाते। इसलिए श्रेष्ठता समझना जरूरी है। बचपन से एक्सीलेंस कहते रहते हैं, बचपन से एक्सीलेंस स्वीकारे रहते हैं, खुद भी होना चाहते हैं, दूसरे के लिए भी एक्सीलेंस का प्रोग्राम बनाते हैं। लेकिन ये एक्सीलेंस है क्या? इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन एक्सीलेंस एंड टू बी स्पेशल, यूनिक, और दीज आर टू? अगर कोई किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में, विधा में एक्सपर्ट हो गया, एक्सपर्टीज हो गई, पूछना होगा एक्सीलेंट है या फिर यूनिक है। अभी तो हम यूनिकनेस को एक्सेलेंस मान लेते हैं, इसलिए सारी ग्रेडिंग यूनिकनेस को एक्सेलेंस की करते रहते हैं। तो ये जो स्टार दे देना, ये एक्सेलेंट रिमार्क दे देना, है ना? अभी देखो, वो व्यक्ति जिसको हम स्टार दे रहे हैं जस्ट बिकॉज उसने बोलने में कुछ बहुत अच्छा बोल लिया, या फिर खेल में कोई बहुत अच्छा प्रदर्शन कर दिया, या फिर क्लास में फर्स्ट आ गया, या फिर पेटेंटिंग करा ली, रिसर्च पेपर्स लिख लिए, है ना, नौकरी में कुछ बहुत अच्छा कर लिया। एक्चुअली ये सब यूनिक है या ये सब गारंटीड है कि ऐसा व्यक्ति चारों लेवल्स पर व्यवस्थित जी भी पा रहा है? और हम इस यूनिकनेस को फॉलो करने को कहते हैं। इसीलिए जो नेक्स्ट जनरेशन है उस यूनिकनेस के साथ में परेशान होती है। आप बताओ, अगर कुछ नेचुरल एक्सेप्टेंस है, इसका मतलब नेचर में उसके होने का प्रोविजन होगा। यानी श्रेष्ठता अगर कुछ नेचुरली एक्सेप्टेबल है तो हर व्यक्ति कर सकेगा ना। ये यूनिकनेस हर व्यक्ति कर सकता है क्या? इसीलिए मैं बार बार पूछती हूँ, सचिन तेंदुलकर की बैटिंग ये यूनिक है या एक्सेलेंट है? क्योंकि हर व्यक्ति सचिन तेंदुलकर नहीं हो सकता, सचिन तेंदुलकर की तरह बैटिंग नहीं कर सकता, लेकिन हर व्यक्ति श्रेष्ठ होना चाहता है। हम कंफ्यूजन में श्रेष्ठ होना चाहते हैं और यूनिकनेस को फॉलो करने को कहते हैं। दिस इज द प्रॉब्लम। तो श्रेष्ठता को समझें, जो हर व्यक्ति कर सकता है, जो हर व्यक्ति के लिए अप्रोचेबल है, वो तो ये है सही समझ के सही जीना चारों लेवल्स पर, और इसी के साथ हम किसी के लिए श्रेष्ठ उसको स्वीकारते हैं। आप देखिए, जिस भी को आपने श्रेष्ठ स्वीकारा है वो आपके गुरु भी हो सकते हैं, वो आपके ईश भी हो सकते हैं, आराध्य भी हो सकते हैं, जिनको आपने श्रेष्ठ स्वीकारा है। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगी, जिसको श्रेष्ठ स्वीकारा है उससे प्रेरणा लेंगे या फिर उसको ओवरलुक करेंगे, अवॉइड करेंगे? प्रेरणा लेंगे। अनलेस एंड अनटिल जिसको भी आपने श्रेष्ठ स्वीकारा है उसके जैसा प्रेरणा लेके बनने का प्रयास नहीं हो रहा है, आप बताइए ओवरलुक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? एग्जाम्पल देती हूँ। आपका बच्चा आपसे आकर के कहे, आपका स्टूडेंट, कि मास्टर जी, टीचर जी, आप बहुत अच्छे हो, मैं आपको स्वीकार करता हूँ, आप बहुत अच्छे हो, लेकिन आपके जैसा बनूंगा नहीं, जीऊंगा मैं अपनी तरह से। क्या लगता है, आपका आदर कर रहा है, अनादर कर रहा है? हाँ? क्या वो आपसे प्रेरणा ले रहा है, वैसा बनना चाह रहा है, आपको स्वीकार कर पा रहा है? बताइए। वो ये कह रहा है आपके जैसा जीऊंगा नहीं। करियर की बात नहीं कर रहे, वो ये समझ रहा होगा कि जैसा आप बिल्कुल अलग या अलग से कर रहे हैं वैसे मैं भी जीऊंगा, मैं भी। बढ़िया। तो अभी देखिए, जिस ईश्वर को, जिस गुरु को
है ना, आपने माना है कि आप श्रेष्ठ हैं, आप भी उसके साथ ऐसे ही कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये मान ले रहे हैं आपने कुछ यूनिकनेस की है, आपने कुछ बड़ा बढ़िया किया है, आप ठीक है, अलमारी में बिराजो, फूल पत्ती, दिया बाती, घंटी, सब कुछ ठीक है, लेकिन बस अब इसके बाद नहीं, आपसे कोई प्रेरणा लेके मैं नहीं कर पाऊंगी। क्या श्रेष्ठता का यही आउटकम है कि मैं ये इग्नोरेंस करूं कि नहीं आपने कर दिया कुछ बड़ा यूनिक काम, बड़ा स्पेशल काम, मेरे बस की नहीं है। अभी तो ऐसे ही हो रहा है, हमने श्रेष्ठ गुरु या श्रेष्ठ ईश ये मान के उनको कुछ अलग कैटेगरी में डाल दिया है, और बड़ा ही इस बात को लेके रेजिस्टेंस है कि उस कैटेगरी को बने रहने दो, उनको बिराजने दो उस जगह। अच्छी बात है, बिराजने दीजिए, उनसे कुछ ग्रहण करेंगे कि नहीं करेंगे? अभी वो प्रैक्टिकल, ये तो प्रैक्टिकल अप्रोच है। किया होगा कभी इन सब लोगों ने अच्छे अच्छे काम परिवार स्तर पर, समाज स्तर पर अच्छी व्यवस्था में योगदान दिया होगा, लेकिन हम तो अपने ही मन का करेंगे। इंपॉर्टेंट बात है, अगर जो हमको करना है, अभी हमने उस यूनिकनेस को ऑप्ट किया हुआ है, हम तो बनेंगे तो सचिन तेंदुलकर जैसा, बनाएंगे तो सचिन तेंदुलकर जैसा। किया होगा आपने, आप बताओ, किसी है ना, एक आराध्य को ले लो, से फॉर एग्जाम्पल गणपति, विवेक के देवता, मानते हैं, स्वीकारते हैं, गॉड ऑफ विजडम। गॉड ऑफ विजडम का मतलब आपने कुछ खास काम किया है, आप विवेक के साथ बने रहो, हम अपने साथ अविवेक को जोड़े रहेंगे, या फिर हम ये देख पाएँ कि आपके जैसा ही व्यक्तित्व, आपके जैसा ही है ना पर्सनालिटी, यही एक्चुअली बनने लायक है, और मैं भी मन तन धन से प्रयास करूँगा कि मैं भी इसी विवेक के स्तर तक पहुँचूँ। तो श्रेष्ठता का आउटकम, ये श्रेष्ठता का आउटकम, यहाँ पर कोई कंपटीशन नहीं है, कोई स्ट्रगल नहीं है, बल्कि प्रेरणा है उसके तरह जीने की, है ना, उसकी पूजा का आउटकम यही है। अगर आप देखिए तो हम लोग बार बार ये इंसिस्ट करते हैं बच्चों को कि जिसकी मैं पूजा करती हूँ, जिसको मैं श्रेष्ठ मानती हूँ, आप भी पूजा करो। पूजा का मतलब, पूजा का मतलब कुछ रिचुअल, या पूजा का मतलब यही कि जो आपने किया मैं भी वैसा ही जीऊँगी, वैसा ही पालन करूँगी, वैसा ही प्रेरणा लूँगी। पूजा का मतलब क्या? तो अगर आपने सही जिया, अगर आपने श्रेष्ठ जीवन जिया है, तो मैं आपकी श्रेष्ठता से प्रभावित हूँ, प्रेरित हूँ, क्योंकि मैं इसको अच्छा मान रही हूँ, क्योंकि मैं इसका सम्मान कर रही हूँ, इसलिए मैं भी ऐसा ही जीना चाहती हूँ, इसलिए मैं आपकी पूजा करती हूँ, इसलिए मैं आपके सामने विनम्र हूँ कि मुझ में भी यही सब इसी तरह के ही है ना, इसी तरह की क्वालिटीज़ को, इसी तरह के लक्षण को अपने में भी देखना चाहती हूँ। इसलिए मैं फिर कह रही हूँ कि एक बच्चा अगर मुझे ये कह रहा है कि आप जी बहुत अच्छा रहे, लेकिन मैं अपने तरह से जीऊँगा, आपको स्वीकार नहीं कर रहा, देख लीजिए वो हमको श्रेष्ठ स्वीकार भी रहा है या हमारा अनादर कर रहा है। और सेम चीज़ अगर हम ईश्वर को भी ये कह रहे हैं कि आप बहुत अच्छे हैं, पूजा के योग्य हैं, लेकिन जीने में आपसे अलग करेंगे, हम ईश्वर का भी आदर कर रहे हैं या अनादर कर रहे हैं? हम गुरु का भी आदर कर रहे हैं कि अनादर कर रहे हैं? रिफ्लेक्शन तो ये है, श्रेष्ठता का आउटकम तो ये है। यहाँ कोई कंपटीशन नहीं है, यहाँ एक दूसरे के साथ में हैंड होल्डिंग है, क्योंकि एक्सेलेंस ये हर एक की नेचुरल एक्सेप्टेंस है और ये हर एक कर सकता है, इसलिए यहाँ कोई कंपटीशन नहीं है। यूनिकनेस में कंपटीशन है। तो बैटिंग कुछ लोग कर सकते हैं, एक्टिंग कुछ लोग कर सकते हैं, राइटिंग कुछ लोगों की अच्छी हो सकती है, स्पीच कुछ लोगों की अच्छी हो सकती है, सब यूनिकनेस है। तो यूनिकनेस को यूनिकनेस की तरह एड्रेस करिए ना। जब उसको यूनिकनेस को हम एक्सेलेंट बोल दे रहे हैं, ये ओवर प्लेसमेंट हो जा रहा है, और उस ओवर प्लेसमेंट के समय एक्सेलेंस की एक्चुअल जो स्थिति है वो ध्यान में भी नहीं आ रही। आप बार बार इस चीज़ को देखिए, वो डॉक्टर, वो इंजीनियर है ना, जो अपने फील्ड में यूनिक है लेकिन जीने में ईमानदार नहीं, एक्सेलेंट है क्या? तो इसलिए एक्सीलेंस का ये मिनिमम क्राइटेरिया है। यानी जब भी हम किसी के प्रति श्रद्धा के साथ उसको स्वीकारेंगे, कम से कम इतना मुझे दिखाई पड़े चारों लेवल्स पर हार्मनी को देख रहा है, जी रहा है। और अगर इतना दिखाई पड़ रहा है तो आप ये बताइए, ये श्रद्धा के लिए बाहर ज़्यादा ढूंढेंगे लोगों को जिनका चारों लेवल्स पर जीना देख पाएंगे, या ये अपने क्लोज को ही होगा? किसका चारों लेवल्स पर जीना हम देख पाएंगे, किसको विटनेस कर पाएंगे? क्लोज को। तो ये श्रद्धा के काबिल कोई व्यक्ति या श्रद्धा के लिए संबंध में जगह बहुत क्लोज में ही होगी ज़्यादा।
इसके लिए दूसरे को बहुत दूर को आदर्श बनाने में आप देखिए, चेक करिए क्या उसका चारों लेवल्स का जीना देख भी पा रहे हैं। तो जिनके प्रति भी श्रद्धान्वित हैं, जिनके प्रति भी देखिए, वो श्रद्धा है कि आस्था है। आस्था का मतलब देखा नहीं है मैंने कैसा जिया उन्होंने, विटनेस नहीं किया है। आउट ऑफ बिलीफ आई एम कंसिडरिंग कि बहुत अच्छा था, आई एम कंसिडरिंग बट आई कांट एनफोर्स यू टू कंसिडर इट। आप नहीं कर रहे और ये होगा ही, इसीलिए जनरेशन गैप बन रहा है, क्योंकि श्रेष्ठता नहीं समझ पा रहे। श्रेष्ठता न समझ करके कुछ आस्था को श्रेष्ठता के रूप में, है ना, ज़बरदस्ती दूसरों में इन्फोर्स कर रहे हैं, बच्चों में इन्फोर्स कर रहे हैं। इसीलिए आज का बच्चा पूजा नहीं करना चाहता, क्योंकि पूजा मेरली कुछ रिचुअल नहीं है। रिचुअल तो हमने कुछ एक मेथड को, एक प्रोग्राम को बना दिया है कि है ना यही पूजा है। पूजा का रियल मतलब है, और बच्चे से भी पूछ के देखो ये रियल मतलब बता के कि वो पूजा करना चाहता है कि नहीं करना चाहता है। तो वो व्यक्ति जो श्रेष्ठ है, जिसने चारों लेवल्स पर अपनी श्रेष्ठता को प्रमाणित किया है, उसको प्रेरणा रूप में स्वीकार करना, ये पूजा है। आप पूछ के देखिए, ये मुझे अपने को, आप अपने से पूछ के देखिए नेचुरली एक्सेप्टेबल है कि नहीं। जो 4 लेवल्स पर सही जी रहा है उसको स्वीकारोगे कि रिजेक्ट करोगे? यही पूजा है, यही स्वीकृति। स्वीकृति का मतलब आपसे प्रेरणा लूँगी, आपने सही जिया, आप पे जैसा ही जीऊँगी, आप मेरे लिए प्रेरणा स्वरूप हो। फिर बच्चे से भी पूछ के देखो, ऐसा व्यक्ति या आप अगर 4 लेवल्स पर सही जीने का प्रयास कर रहे हो तो बच्चे के लिए आप प्रेरणा बनोगे कि नहीं बनोगे? मैम अभी तो, एक सेकंड मैम, अभी तो प्रेरणा लायक कोई व्यक्ति उसको दिख नहीं रहा, इसलिए उसको एग्जाम्पल बाहर के ढूंढने पड़ते हैं, और हम भी उसको अपने में दिखा नहीं पा रहे, इसलिए हम बहुत दूर दूर के एग्जाम्पल दे करके उसके लिए कहते हैं कि ये तुम अपने लिए प्रेरणा रूप में स्वीकारो, ये तुम अपने लिए प्रेरणा रूप में स्वीकारो। बहुत मुश्किल है मैम, हम नहीं कहते, बच्चा खुद ही बाहर देखता है, फाइंड आउट करता है, उसको किसी में कोई चीज़ अच्छी लगती है, किसी में कोई चीज़ अच्छी लगती है। श्रेष्ठ का उसको मतलब नहीं पता, बढ़िया है लेकिन ना? वो कैच तो करता है ना कि इस गुरु में ये चीज़ अच्छी है, इसमें ये अच्छी है, उन सबको वो एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहा है। सो इट्स ओके कि वो अब श्रेष्ठ हम ढूंढ के थोड़ी देंगे उसको कि जी यहाँ श्रेष्ठ है। तो मेरे बच्चे ने पोइट्री कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज़ जीता। मेरे घर में जो भी आता है मैं कहती हूँ मेरे बच्चे को पोइट्री में फर्स्ट प्राइज़ मिला है, जरा ये पोइट्री सुनाना ना, ये पोएम सुनाना ना बेटा, जिसमें आपको फर्स्ट प्राइज़ मिला था, उस म्यूज़िक कंपटीशन में फर्स्ट आए थे, आप बताना ना, मार्कशीट लेके आओ आपकी परसेंटेज को, है ना। हम उसको अप्रिशिएट कहाँ कर रहे हैं? टुवर्ड्स एक्सेलेंस और टुवर्ड्स यूनिकनेस। तो अभी उसको दिख ही नहीं रहा एक्सेलेंस क्या है, इसलिए ये एक्सेलेंस को दिखा पाना, और ये बहुत मुश्किल नहीं है। आप किसी भी बच्चे से सिंपली पूछो कि एक व्यक्ति जो चारों लेवल्स पर इस तरह से जी रहा है, वो उसको स्वीकार होगा कि नहीं होगा? जो भाव के साथ जी रहा है, जो व्यवस्था के साथ जी रहा है, वो उसको स्वीकारेगा कि नहीं स्वीकारेगा? किसी भी बच्चे से पूछ लो। लेकिन अभी हम पहुंचा नहीं पा रहे, अभी हम कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो रहे हैं और इस कंपटीशन में बच्चे को डाल रहे हैं। कंपटीशन का मतलब दूसरा मेरे जैसा नहीं है, वो या मुझसे कम है या मुझसे ज़्यादा है। जहाँ मुझसे कम है ना, तो उसके साथ में मैं ईगो में हूँ, जहाँ वो मुझसे ज़्यादा है मैं डिप्रेशन में हूँ। कंपटीशन का ये आउटकम जो आज आपको दिखाई पड़ रहा है। जबकि अगर देखिए एक्सेलेंस का मतलब सम्मान के साथ मैं देख पा रही हूँ कि एक सेल्फ और दूसरा सेल्फ, पर्पस प्रोग्राम पोटेंशियल सेम, दूसरा मेरे ही जैसा है और मैं और वो कॉम्प्लीमेंट्री, ये श्रेष्ठता का काम है। तो अभी देखिए वाइल लिविंग हम क्या कर रहे हैं, कॉम्पीट कर रहे हैं या श्रेष्ठता के लिए काम कर रहे हैं? सम्मान कर पा रहे हैं, एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री हो पा रहे हैं, या फिर ये यूनिकनेस के लिए, है ना, क्लास में फर्स्ट सेकेंड थर्ड डिसाइड कर रहे हैं? आप बताओ, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड, दिस इज एफर्ट टुवर्ड्स एक्सीलेंस और यूनिकनेस। सो वी आर फैसिलिटेटिंग दैट। कौन सी क्लास आपके लिए ज़्यादा अच्छी क्लास है, थोड़ा देख के बताइए, जहाँ एक बच्चा फर्स्ट आ रहा है और वो फर्स्ट आने की जगह मेंटेन रखने के लिए दूसरे तीसरे बच्चे को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, बल्कि उससे अपने को आइसोलेट कर रहा है। एक दूसरी क्लास जिसमें एक बच्चा फर्स्ट आ रहा है, लेकिन वो ये देख पा रहा है कि मेरे में ये पर्टिकुलर पार्ट मेरा अच्छा है, दूसरे को मैं इसमें सहयोग कर देती हूँ। एक बच्चा जो फर्स्ट आ रहा है लेकिन दूसरा कहीं उसकी जगह ना बैठ जाए, इसलिए दूसरे की कॉपी हटा देना, नोट्स हटा देना, दूसरे को, है ना, परेशान कर देना, जिससे वो कहीं उसके कंपटीशन में ना आ जाए। कौन सी क्लास आपको लगता है ज़्यादा ग्रो करेगी?
जहाँ पर ये सब एक दूसरे के साथ सपोर्ट कर रहे हैं, फर्स्ट आने वाला भी पीछे वाला भी कॉम्प्लीमेंट्री है, या फिर जहाँ ये फर्स्ट आने के लिए अपनी जगह बनाए रखने के लिए ये स्ट्रगल है, ये रेजिस्टेंस है, ये दूसरे का अवॉइडेंस है। हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री वाली क्लास चाहिए। कर क्या रहे हैं, क्या करें? हम हेल्पलेस हैं। हमको लगता है सिस्टम ऐसा बना हुआ है। कौन है सिस्टम बनाने वाला? कम से कम क्लास में तो आप इसको अप्रिशिएट कर सकते हैं ना। कम से कम क्लास में तो आप इस कोऑपरेशन को आप बताओ ना। एक बच्चा जो फर्स्ट आता है 95% मार्क्स, एक बच्चा जो है ना नीचे है क्लास में सबसे 65% मार्क्स। ये 95% मार्क्स वाला बाकी 5% के लिए हो सकता है वो 65% मार्क्स वाला उसको सहयोग कर सकता हो। ये 65% वाला वो 95% मार्क्स से सहयोग लेकर के ये दोनों एक जगह आ सकते हैं, पर्टिकुलरली इन एरिया ऑफ स्किल। वहाँ भी एक जगह आ सकते हैं। ऐसी क्लास जहाँ एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री हो जाए, ऐसी क्लास की शिक्षक बनूं, या ऐसी क्लास जहाँ मैं कहूँ कि ये बच्चा बेस्ट है, ये बच्चा तो बिल्कुल बेकार, कुछ नहीं समझता। अभी तो हम ऐसे ही कर रहे हैं। अभी हम यूनिकनेस को अप्रिशिएट कर रहे हैं। सारे इवेंट्स जो आप करा रहे हैं, आप बताओ, ड्राइंग कंपटीशन आप कराते हो, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड क्यों डिक्लेयर करते हो? अगर आप श्रेष्ठता को एक्सेप्ट कर पाओगे ना, इसी ड्राइंग कंपटीशन का प्रोसीजर बदल दोगे आप। एक बच्चा जो फर्स्ट आ गया, फर्स्ट आने का मतलब, आई भाई साहब, फर्स्ट आने का मतलब है उसका काम पूरा हो गया परफेक्शनली, है ना, उसने देख लिया उसका ये स्किल बहुत अच्छा है। अब उससे बोलिए कैसे आप और बच्चों की मदद कर सकते हो। देखिए वो कितना कितना खुश होगा कॉम्प्लीमेंट होकर के। और फिर ये सारे बच्चे जब उस काम को कर पाएंगे, कितनी खुश होगी पूरी क्लास। लेकिन नहीं, जैसे ही 3 बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं, हम डिक्लेयर कर देते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, बाकी बेकार। एक रेजिस्टेंस, एक फ्रिक्शन। और ये जो फर्स्ट आने वाला बच्चा है, जिसको आपने उसकी यूनिकनेस की वजह से अलग कर दिया है, क्या लगता है ये क्लास में मिक्सअप होकर रहता है या आइसोलेट हो जाता है? ये यूनिकनेस की वजह से जितने को आपने सेलिब्रिटी बना दिया है, ये एक दूसरे से मिक्सअप होकर रहते हैं, अलग हो जाते हैं। और जब अलग हो जाते हैं तो ये अपनी नेचुरल एक्सेप्टेंस, संबंध की है, जुड़ने की है, उसके साथ अलाइंड रहते हैं, अलग हो जाते हैं। आपका बच्चा इन सेलिब्रिटीज़ में आए, आपका बच्चा आइसोलेट हो जाए, अलग हो जाए, चाहते हैं क्या? आपका बच्चा ये यूनिक हो करके सबसे कट जाए, चाहते हैं क्या? पर हमको समझ ही नहीं आ रहा सिस्टम क्या है, क्या बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं। थोड़ा सा सोच के देखिए। आपको कुछ अचीवमेंट होता है, आप सुखी होते हैं, है ना, आपको लगता है कंपनी हो, लोग मिले, बताएं। अगर आप ये जगह ख़त्म कर रहे हैं, अगर वो अपनी अकम्पलिशमेंट को, अपनी है ना खुशी को शेयर करने की स्थिति में नहीं आ रहा है, आइसोलेट हो जा रहा है, दिस इज़ द स्टेट वेयर द पर्सन्स आर इन डिप्रेशन। ये जितने हीरो हीरोइन है ना, ये जितने सुसाइडल केसेस हैं, बड़े बड़े ये एक्टर और एक्ट्रेसेस और सेलिब्रिटीज़, इनको हमने उस जगह ला दिया। ये सभी श्रेष्ठ होना चाहते हैं हम सब की तरह, लेकिन श्रेष्ठता और यूनिकनेस इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं करने पर यहाँ पहुँच गए। तो श्रेष्ठता का मतलब, श्रद्धा का मतलब, ये श्रेष्ठता की स्वीकृति और इस श्रेष्ठता को स्वीकारना, यानी कि राइट अंडरस्टैंडिंग पर डेफिनेट फीलिंग के साथ, जो बदल नहीं रही है, अनकंडीशनल रिलेशनशिप के साथ दूसरे को सहयोग करना, हमेशा और हमेशा, क्लास में भी, क्लास के बाहर भी। भैया नहीं, गजब की रिसर्च करी आप लोगों ने। मतलब ये स्लाइड देख के तो मुझे लगा कि वास्तव में गजब हो गया कि अभी क्लास में 60 बच्चे हैं, जो फर्स्ट आता है उसको हम रिवार्ड करते हैं। हर बच्चा फर्स्ट आना चाहता है, आ एक ही सकता है, तो बाकी 59 बच्चों में उस बच्चे के प्रति स्नेह का भाव नहीं आ सकता, ईर्ष्या का भाव ही आएगा। बिल्कुल। और वो बच्चा भी जो फर्स्ट आया वो आइसोलेट करेगा अपने आप को, दूसरे को कोऑपरेट नहीं करेगा वो एकदम, कि नहीं तो अगली बार दूसरा फर्स्ट आ जाएगा एकदम। तो ऐसे में हमने करेगा। और अगर ये समझ में आ जाए एक्सीलेंस किया है, तो जिसके 95% है उसमें 5% अभी भी कम है, तो आपने बहुत बढ़िया उदाहरण दिया कि 65 वाला उसको हेल्प कर सकता है, और 90 वाले 65 वाले का हेल्प करता है। 100% मार्क्स सभी के आ सकते हैं 60 के 60 बच्चों के, एग्जैक्टली। लेकिन फर्स्ट अगर आना है तो एक ही आ सकता है 60 में से। तो ऐसे में ये खाली क्लासरूम में नहीं हो रहा है, पूरी दुनिया की ऐसी की तैसी कर दी हमने इस चक्कर में, है ना। सारे बिजनेस में ये हो रहा है कि
मैं अगर कोई बिजनेस करता हूँ तो मेरे साथ वाले जो भी सेम ट्रेड में हैं वो कैसे पीछे रह जाएं, उसके लिए चाहे साम दाम दंड भेद कुछ भी करना पड़े, सच्चा झूठा कुछ भी करना है, मोनोपोली चाहिए, सारा बिजनेस मुझे चाहिए, उनको नहीं मिलना चाहिए। बिल्कुल। तो इसमें इस कंपटीशन ने पूरे हिंदू दुनिया में आदमी के विरोध में खड़ा कर दिया है ना? जो अभी सुबह श्रुति मैडम कह रही थी कि यहाँ समझ में आ गया अभी कि पूरी नेचर में तो कॉम्प्लीमेंट्रीशिप है, हर एक दूसरे के काम आ रहा है मानव को छोड़ के। तो अगर ये समझ में आ जावे तो पूरी दुनिया में जो कंपटीशन में हमने एक दूसरे को दुश्मन बना दिया, एक आदमी को निगल रहा है, खा रहा है, हर आदमी कमजोर से छीनने में लगा हुआ है, कैसे भी दूसरे की जेब से निकल के मेरी जेब में आ जाए, इतना सा समझ में आ जाए तो दुनिया वास्तव में बहुत ऊपर स्वर्ग नहीं यही बन जाएगा। इसीलिए और हम भी देखना है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, और अपने में है ये, उसको सिर्फ अवेयरनेस के साथ देखना है। इसलिए क्लास में फर्स्ट जो ज़्यादा नंबर आ रहा है उसको रिवार्ड के बजाय जो सबसे ज़्यादा कोऑपरेट कर रहा है दूसरे बच्चों को उसको फर्स्ट का रिवार्ड मिलना चाहिए। बदलेगा, ये सब क्राइटेरिया बदलेगा अगर अपने कोई दिखाई पड़ेगा। तो ये फादर के लिए और सिस्टर के लिए ये रिवार्ड उसको दें जो ज़्यादा कोऑपरेट कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री बन रहा है। बढ़िया है ना? और इसमें आई भैया, इसमें इतना और ध्यान दिला पाए कि सिर्फ ये स्किल पार्ट पर उसको हेल्प करने के लिए प्राइज नहीं दे रहे, वो सहयोग को देख पाया है, वो संबंध को देख पाया है। आप ये बताइए, जब कॉम्पीट करते हैं तो ये संबंध की फीलिंग रहती है कि नहीं? जिससे कंपटीशन होगा उससे संबंध की फीलिंग होगी कि नहीं? सो ड्यूरिंग द प्रोग्राम ऑफ कंपटीशन संबंध होगा या विरोध होगा? एक सेकेंड, ये नेचुरल एक्सेप्टेंस देखिए। जब हम किसी के साथ कंपटीशन का प्रोग्राम बना रहे हैं, किसी कंपटीशन को क्रैक करने के लिए 2 महीने है ना स्ट्रगल कर रहे हैं, ये पूरे स्ट्रगल पीरियड में फीलिंग अपनी कैसी चल रही होगी, संबंध की कि विरोध की? ये लोग आगे निकल जाएं, पीछे निकल जाएं, इसकी चल रही होगी, मैं आगे निकल जाऊं, लोग पीछे निकल जाएं, ऐसी चल रही होगी, या फिर हम साथ साथ चले? नेचुरल एक्सेप्टेंस क्या है? संबंध का मतलब ही है साथ साथ चले। तो जिस मोमेंट मैं आगे निकल जाऊं, वो पीछे लग जाए, वो परास्त हो जाए, वो हार जाए, ये सब कुछ देखिए तो वो मेरे में फीलिंग ठीक नहीं चल रही, पूरी प्रोसेस में मैं परेशान हूं। इसीलिए आप देखिए थ्रू आउट प्रोसेस, पूरे कंपटीशन में, पूरे टेन्योर में बच्चा परेशान रहता है। अच्छा, इस कंपटीशन के बाद अगर वो है ना इस कंपटीशन में सक्सेसफुल हो गया तो क्या लगता है वो बच्चा कंफर्टेबल है? ये बच्चा जो संबंध को समझ ही नहीं पाया पूरी प्रोसेस में, पूरी एजुकेशन में, कंपटीशन को समझेगा, ये कभी ब्रदरहुड के साथ जी पाएगा परिवार में या समाज में? फिर उसके लिए स्ट्रगल क्रिएट हो रहा है ना? और ये जो भैया कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में, चाहे वो बिजनेस में, चाहे इसमें, हर जगह वो कंपटीशन देख रहा है, जबकि हमको संबंध चाहिए, हमको संबंध के साथ सहयोग चाहिए, लेकिन जहाँ से शुरुआत होनी थी वहाँ समझ नहीं आया, तो पूरी प्रोसेस में परेशान, आगे निकल करके भी परेशान, पीछे रह गए तो भी परेशान। पूरी प्रोसेस ही देखें तो फॉल्टी है। इसलिए कह रहे हैं एजुकेशन में ये संबंध को समझने की ज़रूरत है, व्यवस्था को समझने की ज़रूरत है। तो जब हम रिवॉर्ड भी दें तब हम ये देख पाएँ, है ना, कि इस व्यवस्था में, इस संबंध में, इस सहयोग में, है ना, इस भाव के लिए व्यक्ति को पुरस्कृत किया जा रहा है। तो व्यक्ति का उद्देश्य ये ना बने कि हाँ भाई मार्क्स में किसी को आगे निकालना है, ये फीलिंग में व्यक्ति को उस जगह तक लाना है। नेचुरल एक्सेप्टेंस फीलिंग की वो अपने में देख पाए, दूसरे को हेल्प कर पाए, इतनी ग्रोथ ज़रूरत है, तब उसके लिए पुरस्कार की घोषणा की जाए। गुड मॉर्निंग। एक्चुअली हम सब टीचर्स ही बैठे हैं, हाउस एक्टिविटीज़ सब एक दूसरे को हराने के लिए। जितने भी कंपटीशन होते हैं, डांस कंपटीशन, सिंगिंग कंपटीशन, राइटिंग कंपटीशन, ईच एंड एवरी कंपटीशन जस्ट टू डिफीट ईच अदर। तो यहाँ पर बैठा हुआ कोई भी नहीं ये कह सकता है कि भैया हमारे कंपटीशन का स्ट्रक्चर ये नहीं है। दूसरा, अभी रिजल्ट्स आए, हाईलाइट क्या हुआ? क्या किसी पूरे साल भर अच्छा व्यवहार रखने वाले को आपने हाईलाइट किया पोस्टर पे? क्यों नहीं किया? कि हम वैल्यू एजुकेशन की बात कर रहे हैं, क्या ये इम्प्लीमेंट होगा? इसीलिए कह रहे हैं हो नहीं रहा है, ये एक स्थिति है, लेकिन होगा भी नहीं, ये कंक्लूड करने की भी बात नहीं। बात वही है। अभी तक मेरी स्थिति में भी आई नहीं। इसलिए जब मैं घोषणा करने लगती हूँ ना, जब मैं किसी के लिए डिक्लेयर करने लगती हूँ, तो मेरा विजन होलिस्टिक नहीं है उस डिक्लेरेशन के समय। मेरे विजन में अभी बहुत सारी, जितना भी ट्रेंड चल रहा है उसी हिसाब से मैं पुरस्कार रखती हूँ, डिक्लेयर करती हूँ।
मैं फिर पूछती हूँ, नेचुरल एक्सेप्टेंस को आप जस्ट कंसीडर करिए। अभी जब आप कंपटीशन करा रहे हैं, डांस करा रहे हैं, आप ये बताइए, क्लास में फर्स्ट आने के लिए बच्चे को तैयार करें, आप बताइए नेचुरल एक्सेप्टेंस क्या है? कोई फर्स्ट आ जाए या फिर कोई समझ जाए? समझना सबसे ज़रूरी है ना? लेकिन जब हम समझ जाए इसके लिए प्रयास करते हैं, तो क्या ये एक दो समझ जाए या सब समझ जाए? सब समझ जाए। नेचुरल क्या है? सब समझ सकते हैं कि नहीं करते हैं? तो ये नेचुरल भी है, ये हो भी सकता है, ये हम चाहते भी हैं, इसलिए ऐसा करते हुए बहुत सहज रहेंगे, बहुत सरल रहेंगे। जो अननेचुरल है वो आउट ऑफ, ये जो हम नेचुरल एक्सेप्टेंस है इसके अलग हमने कुछ ट्रेंड के चलते, कुछ कंडीशनिंग के साथ मान लिया है। ये फर्स्ट आने का काम एक ही कर सकता है, ये कंपटीशन में टॉप करने का काम एक ही कर सकता है, और जब वो करेगा तो एग्जर्ट होगा, जब वो नहीं कर पाएगा तो भी एग्जर्ट होगा। तो ये देखिए एग्जर्शन का प्रोग्राम बना है अभी तक, लेकिन हम ऐसा चाहते हैं, ऐसा नहीं है। जितनी चाहना को देख पाएंगे प्रोग्राम को रिव्यू कर पाएंगे, इसलिए जो सर कह रहे हैं ना, दैट इज मैटर ऑफ हियर। तो हम नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ फेल्योर है। एक बार इसकी क्लैरिटी हो जाएगी तो यहाँ को इम्प्रूव कर लेंगे। मैम एक प्रस्ताव है, क्यों ना हमारे कंपटीशन का जो स्ट्रेटजी है, पैटर्न इस तरह की हो, हाउस एक्टिविटी हो, बट दे हैव टू इंक्लूड द ह्यूमन वैल्यूज़, कि जो हाउस इस तरह से परफॉर्मेंस करता है जहाँ मैक्सिमम हर बच्चे का पार्टिसिपेशन ले, इवन वीक बच्चे को भी पार्टिसिपेशन दे। जब हम जीतने की कोशिश करते हैं तो टॉप को सबसे ऊपर ला के रखते हैं। क्यों? क्योंकि जीतने की इच्छा है। जीतने की इच्छा क्यों है? क्या हमारी जजमेंट शीट नहीं बदलनी चाहिए? इनफैक्ट ये सब इवैल्यूएट करेंगे, लेकिन अभी मैं कह रही हूँ बहुत आवेश में आने की आवश्यकता नहीं है। कुछ चीज़ें चल रही हैं, राइटली इवैल्यूएट कर ले, धीरे धीरे इवैल्यूएट कर ले। सब कुछ बेकार चल रहा है, सब हटा देना है ना, सारे घर का बदल डालूंगा, ऐसा करने की भी ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी चल रही है ना, बहुत सारे प्रयास अच्छे भी हो रहे हैं, उनको अप्रिशिएट करें, जो कमी है उसको ठीक करेंगे। मैम एक एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहूँगी खुद का। जब हम स्कूल में थे तो जो टॉपर्स थे तो मतलब वो डिफरेंट थे, मतलब अलग थे, हमारी नज़र में भी वो अलग थे। हम उनके साथ ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं करते थे, हमें मालूम था ये टॉपर्स हैं। अभी जब रीयूनियन हुआ तो जब हम मिले फ्रेंड्स से, तो हमारी बॉन्डिंग उनसे ज़्यादा थी जो मेरी तरह एवरेज थे, और जो मेरे साथ मस्ती कूद खेलना उसमें वो इन्वॉल्व थे। उनसे इतनी कनेक्टिविटी नहीं थी जो टॉपर्स थे। बिल्कुल। अभी रिसेंटली एक टॉपर बच्चा, उसने ग्रुप में मैसेज किया, आई मीन भीलवाड़ा, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया। इवन मेरा भी रिस्पॉन्स नहीं था, मैं नहीं भी अवेलेबल भी नहीं थी, पर वो मेरा मन में भी इतना नहीं था कि मुझे इससे मिलना चाहिए। फिर दूसरी मेरी फ्रेंड 2 दिन बाद उसका मैसेज आया, आई एम ऑल्सो इन भीलवाड़ा, और मैं तब से उसे फ़ोन करे जा रही हूँ, कब मिलेगी कब मिलेगी कब मिलेगी। तो वो जो संबंध जो आप बता रहे हैं वो संबंध, हाँ, क्योंकि वो अपने आप को आइसोलेट किया या हमने उसे अलग कर दिया, हम उस वक्त नहीं समझे, हम तो बच्चे थे। लेकिन आज मैं समझ पा रही हूँ कि हाँ, मेरा कनेक्शन उससे इतना नहीं है, दूसरी वाली से, क्योंकि वो मेरी हर काम में मेरे साथ इन्वॉल्व थी। तो ये होता है कि जब हम संबंध समझ पाते हैं तो हमारा जुड़ाव ज़्यादा हो जाता है। थैंक यू। बात है, अच्छी बात है। फादर भी कुछ कहना चाह रहे हैं और फिर ये मेघा भी कुछ कहना चाह रहे हैं, वहाँ भी आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं। ऑल ऑफ यू आर वेलकम। Related to same thoughts, जी। few years back, the society level we had a meeting. We wanted to start community college in different places. So at Udaipur we had a meeting. So we had a number of alumni who are successful businessmen. जी। So we called them for the meeting. Then we discussed various aspects. Then at the end we asked them what kind of recruitment they expect. Then they said, and then we expected they would ask us gold medalist, then toppers, rank holders. But we were surprised to hear from them the top businessmen telling we don't require the top ones, the gold medalist, the rank holders. We want average students who are happy and healthy. बिल्कुल ठीक बात। This is an eye-opening for all of us. ठीक What ma'am said, what sir said,
This is what we want to produce. Holistic development. Make the children happy. Not on the basis of academic excellence we want to judge. Okay, the society is going, but let's keep up our own unique way of functioning. We take care of everyone. Let the average one, below average, be engraced. Let them come out. So we will make the environment a happy and healthy environment. Okay, thank you. अच्छी बात है, I बढ़िया। want to add one thing that already you have told us that these average students are increasing and boosting the GH, gross happiness development, while the toppers are adding only GDP. That is materialistic only, and we want happiness in our life. From that happiness come harmony, and we will sustain our life with that only. अच्छी बात है, ये सब इवैल्यूएशंस बहुत अच्छे हैं, अप्रिशिएबल। मेघा के पास भी माइक है, आती हूँ मैम, ये की शेयर सुन ली। एक इंसिडेंट ही मुझे याद आ रहा है इससे रिलेटेड। मेरी फैमिली में जैसे अभी सर ने भी एक प्रॉब्लम बताई थी कि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, वो अर्न करने लग जाते हैं, उस टाइम पे वो कनेक्टिविटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है पेरेंट्स के साथ में। वहाँ पेरेंट्स ये नहीं देख पा रहे हैं कि एक्चुअल में, मैं बताती हूँ मेरे फैमिली की कंडीशन। लाइक मेरे एक कज़न ब्रदर है, तो जब वो छोटा था तब जैसे कोई अगर रिलेटिव्स आए तो नहीं तुम यहाँ मत बैठो, पढ़ाई का टाइम है, अंदर जाओ, जल्दी से पढ़ाई करो। फिर उसके बाद में अगर मदर फादर कभी बीमार भी है तो ठीक है, तुम्हारा 10th का एग्जाम है, अभी तुम पढ़ाई पे कंसंट्रेट करो, हम बीमार हैं, हम हमारे हिसाब से देख लेंगे, या कोई मैड रख लेंगे, वो कर लेगी काम, तुम तुम्हारी पढ़ाई करो। स्टार्टिंग से बस तुम पढ़ाई करो, तुम्हें फर्स्ट आना है, स्टार्टिंग से ये चलता रहा। अब उसने भी ये चीज़ मान ली ना कि हाँ ठीक है, जो सबसे मेरे को अगर रिस्पेक्ट मिलेगी तो सिर्फ फर्स्ट आने से, पढ़ाई करने से मिलेगी। उसके बाद में अच्छी खासी जॉब लग गई, वो यूएसए चले गए भैया, बहुत अच्छा सैलरी पैकेज था, फैमिली से कनेक्शन बिल्कुल कट हो गया एक तरह से। सेम टाइम पे मैं भी ग्रो हो रही थी, मेरी फैमिली कंडीशंस शुरू से बहुत अलग थी, मम्मी पापा के साथ में कनेक्टिविटी बहुत अच्छी थी। सेम टाइम पे मेरा भी पैकेज लगा, मेरा 30 लाख का पैकेज था नोएडा में, मैं भी जॉब कर रही थी। एंड सडनली कंडीशंस ऐसी हुई, मेरे ब्रदर की डेथ हुई और उनकी फैमिली में उनके फादर की डेथ हुई। जब मेरे ब्रदर की डेथ हुई, मुझे एक सेकंड भी नहीं लगा उस जॉब को छोड़ के आने में, क्योंकि मुझे पता था कि फैमिली क्या मैटर रखती है। और मेरे फैमिली को भी फ़र्क नहीं पड़ा उस चीज़ से कि मैंने वो जॉब क्यों छोड़ी, क्योंकि मम्मी पापा को पता था कि इसकी नरिशिंग इस हिसाब से हुई है कि ये यहाँ भी रह के इतना तो अर्न कर लेगी कि प्रॉस्परस लाइफ जी सके। और एट द सेकेंड टाइम जब मेरी बड़ी मम्मी ने बोला कि भैया को कि तुम थोड़े टाइम के लिए इंडिया शिफ्ट हो जाओ या हमारे पास में आ जाओ, तो उन्होंने बोला कि मैं इंडिया आके करूँगा क्या, मेरे पास में तो स्कोप ही नहीं है। दैट मीन्स आप क्या कर रहे हो, एक मशीन बना रहे हो जो इवन इंडिया में रह के लिए खुद के लिए कमा भी नहीं सकती है, उसे कमाने के लिए, खुद की बेसिक नीड्स कंप्लीट करने के लिए भी आउट ऑफ इंडिया जाना पड़ रहा है। और जो फैमिली को मैटर, जो उसके लिए फैमिली को मैटर ही नहीं करती है। तो अपब्रिंगिंग में पेरेंट्स की गलती है ना, सबसे पहली चीज़ तो पेरेंट्स की गलती है। बच्चों को ब्लेम ही नहीं कर सकते हम बच्चे बड़े होने के बाद में कि ये हमारे पास नहीं आ रहे या हमारे साथ नहीं है। गलती वहाँ से हुई है तो अब सही भी नहीं हो सकती है, वो चाहकर भी नहीं। मेरा ओनिंग दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी बेटा एज पेरेंट्स। लेकिन मैं फिर ये कह रही हूँ, सही नहीं हो सकती ऐसा नहीं है, वुड बी पेरेंट्स तो सही हो सकते हैं ना। आज जिनके साथ पेरेंटिंग का मौका है, जिनके साथ पेरेंटिंग है, वहाँ कुछ सुधार तो ला सकते हैं ना। तो वो सारी पॉसिबिलिटीज़ के लिए अभी ये कर रहे हैं। मैम हो सकता है कि वो उनके बच्चों के साथ में बॉन्डिंग अच्छी बनाए, पर जहाँ तक मुझे लगता है कि लाइक जैसे बड़ी मम्मी और भैया की बात करूँ तो अब ऐसा है कि बात ही 1 वीक में 1 वीक होती है, तो वो अगर कोशिश भी करेंगे ना तो फ़ोन पे आप वो कनेक्टिविटी, वो चीज़ समझाना, और अगर ये वाला थोड़ा सा स्टार्ट कर दे तो उनको लगेगा लेक्चर देना स्टार्ट कर दिया, तो वो अब मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा थोड़ा मुश्किल है। कोई बात नहीं, जीने में अपने में है ना श्रेष्ठता की तरफ बढ़े। हमारे जीने से भी बहुत सारे लोग प्रेरित हो रहे हैं, उससे भी बहुत बड़ा काम हो रहा है ना। अच्छे रिफ्लेक्शन से, बहुत अच्छा। जी मैम जैसे दो तरह के एक बार अपना परिचय भी बेटा।
मेरा नाम आयुषी वैष्णव है जी। और जैसे दो तरह के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कैपिटलिज्म और सोशलिज्म। तो दोनों में से किसी भी एक्सट्रीम्स पे जाना पॉसिबल नहीं है। जैसे हम ज़्यादा कैपिटलिज्म की तरफ जाएंगे तो लोग पीछे रह जाएंगे, तो ज़्यादा सोशलिज्म की तरफ जाएंगे तो जिन्हें रिकग्निशन मिलना चाहिए, ज़रूरी भी है, वो डिज़र्व भी करते हैं कि उन्हें फ़र्स्ट प्राइज़ मिले। लेकिन मतलब ज़रूरी नहीं है कि टॉपर सारे ऐसे ही हो कि वो आइसोलेट हो जाए। मतलब ये पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है। मतलब ये तो इंसान की पर्सनैलिटी और उसके नेचर पे डिपेंड करता है कि उसकी क्या वैल्यूज़ है। अच्छी बात है, बिल्कुल ठीक बात है। इसीलिए सोशलिज्म और कैपिटलिज्म के बजाय ह्यूमनिज्म, और ह्यूमनिज्म में भी अगर देखें तो ये बार बार ये कह रहे हैं कि जीवन में श्रेष्ठता, स्किल में विशेषता, जीवन में श्रेष्ठता, स्किल में विशेषता। तो हर व्यक्ति क्रिकेटर नहीं हो सकता, हर व्यक्ति टॉपर नहीं हो सकता। स्किल में कुछ लोग वो कर सकते हैं, करें, अच्छी बात है ना। लेकिन जीते हुए एक टॉपर भी और क्लास का एक मीडियोकर भी, ये कम से कम संबंध में जी पाए। ऐसा अगर टॉपर कर पा रहा है वो श्रेष्ठ है ना, वो ह्यूमननेस के साथ है, वो सिर्फ और सिर्फ यूनिक नहीं है। तो हम बार बार ये कह रहे हैं यूनिकनेस स्किल में, बढ़िया बात है, डॉक्टर यूनिक होगा, है ना, लेकिन डॉक्टर ह्यूमन नहीं होगा तो नहीं चलेगा। तो श्रेष्ठ डॉक्टर चाहिए। स्किल में डॉक्टरी हो, मेडिकल साइंस हो, स्किल में इंजीनियरिंग हो, स्किल में टीचर हो, स्किल में टॉपर हो, लेकिन जीने में, जीवन में, इसमें तो श्रेष्ठता हो। यानी हर लेवल पर संबंध को समझ सके, व्यवस्था को समझ सके, संबंध और व्यवस्था के साथ जी सके, सहयोग से जी सके। वैसे लोगों का बढ़िया है तो, लेकिन ये बैलेंस कहाँ से होगा? ये सिर्फ मान करके कि हाँ बैलेंस बना के चलना है हो जाएगा, या फिर बैलेंसिंग का मतलब क्या, स्टेबिलिटी का मतलब क्या? मेरे थॉट में बैलेंस कब रहेगा? नेचुरल एक्सेप्टेंस के साथ या फिर ये कंडीशनिंग के साथ, ये मान्यता के साथ कि बैलेंस बना के चलना है। अनलेस एंड अनटिल ये नेचुरल एक्सेप्टेंस का रेफरेंस नहीं आया ना स्टूडेंटशिप में, क्लास में, बच्चों के पास में, तब तक ये बेटा कंडीशनिंग तो रहेगी कि बैलेंस बना के चलना है, सब कुछ सही करना है, अच्छा करना है, श्रेष्ठ होना है। लेकिन है क्या ये बैलेंस, ये अच्छा, ये श्रेष्ठ, है ना? ये समझने का काम ही नेचुरल एक्सेप्टेंस, राइट अंडरस्टैंडिंग, पर्पस की क्लैरिटी, उसी की बात कर रहे हैं। तो हम कोई यूनिक बात नहीं कर रहे हैं, हम वही बात कर रहे हैं जो हम सब लोग सुनते आए हैं, जो हम करना ही चाहते हैं। बात उतनी हो रही है कि जो सुनते आए हैं सिर्फ सुने या फिर जांचें, इवैल्यूएट करें है क्या ये, जिससे कि हम उसको कर पाएँ, इतना ही काम कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम कामना है। कामना मैम। हाँ जी, तो अभी जैसे हम ये बोल रहे हैं कि टॉपर्स फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये सब चीज़ें हमको पता है कि इस चीज़ से बच्चा आइसोलेट होता है, लेकिन ऐसा हर जगह पे नहीं होता है। जैसे कि जो टॉपर्स बच्चा होगा वो टॉपर की लिस्ट में आया है तो उसने 100% कुछ ना कुछ अलग एफर्ट डाला होगा। ऐसे नहीं कि वो ऐसे ही फर्स्ट आ गया या सेकंड आ गया, तो दूसरे बच्चों को वो कोऑपरेट भी करते हैं। टॉपर्स ऐसे नहीं होते कि लाइक कि वो कोऑपरेट नहीं करते हैं, कुछ परसेंटेज ऐसा होता है, 10 में से 1 या 2% ऐसा होता है जो आइसोलेट हो जाता है। अदरवाइज 7 to 8% बच्चे 10 में से अपन माने तो वो टॉपर्स भी कोऑपरेट करते हैं। और बच्चों से पहले टीचर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि टॉपर्स को आप ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हो क्लास में, या फिर आप जो बच्चा एवरेज है, ऑन एन एवरेज आप उस पर फोकस कर रहे हो। बढ़िया बात है, यही तो आप भी कह रहे हैं। और मैं अपने खुद के ब्रदर का एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। राइट नाउ ही इज़ एन वेरी गुड इंजीनियर एंड वो अभी न्यूयॉर्क रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इसको एज्यूम कर ले कि हर बच्चा जो फॉरेन जाता है वो वापस नहीं आता है, ऐसा नहीं होता है। एवरी ईयर माई ब्रदर विथ हिज वाइफ, हमेशा वो 1 साल आता है, पूरा 1 मंथ का पूरा ब्रेक लेके आता है, वर्क फ्रॉम होम लेके आता है। तो डिपेंड्स ऑन, बच्चे पे भी डिपेंड करता है, पेरेंट्स पे भी डिपेंड करता है और टीचर्स पे भी डिपेंड करता है। और बात कह रहे हैं। वो हमेशा, और उसमें मेरे फादर का एक कंट्रीब्यूशन है। एवरी डे माई फादर कॉल हिम, एवरी डे, जब भी उससे बात नहीं होती, और वो उससे अपने हर एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं, उसको पूछते हैं कि वहाँ तूने क्या किया, कौन मिला। और वो भी ऑन एन एवरेज बच्चा ही था, मतलब टॉपर्स में ही था, ऐसा नहीं है। तो टॉपर आइसोलेट होते हैं, ये एक अज्यूमशन, आप इसको ऐसे बिठा नहीं सकते कि टॉपर्स आइसोलेट ही होते हैं। एकदम नहीं, मैं तो बार बार ये कह रही हूँ सिर्फ टॉपर से काम चल जाएगा या एक्सीलेंस को भी समझना होगा, इतनी बात कह रही हूँ।
ये भी बात कर रही हूँ साथ साथ में, है ना, कि ये फॉरेन भेज देना, पद प्रतिष्ठा, सिर्फ इसके साथ में जीना ठीक हो पाता है, स्टेबल हो पाता है, या इससे ज़्यादा कुछ और करने की ज़रूरत है? जैसे जब घर में मेरे लड़ाई होती है, आ रही हूँ मैं, जब घर में मेरे की लड़ाई होती है तो मेरी कौन सी डिग्री उस लड़ाई को रिजॉल्व कर देती है? जब किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है तो मेरी ये कौन सी एक्सपर्टीज़ उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में काम आती है? वहाँ ये इश्यूज़ हैं, इसलिए मैं कह रही हूँ ये जीवन के इश्यूज़ हैं, फीलिंग्स की बात कर रहे हैं। अगर ये एक्सीलेंस को समझने में जो फीलिंग है, अगर हम वो यूनिकनेस के साथ कंफ्यूज कर गए ना तो प्रॉब्लम होगी। मैं ये नहीं कह रही यूनिकनेस खराब है, पर यूनिकनेस कुछ लोगों के लिए, उसको अगर हम एक्सीलेंस के साथ जो हर एक के लिए नेचुरली एक्सेप्टेबल है, अगर मिक्स कर देंगे, है ना, मर्ज कर देंगे, तो इशू है जो आज हो रहा है। तो एवरीवन रीचिंग अब्रॉड प्रॉब्लमेटिक नहीं है, बट फॉर एक्सीलेंस गोइंग अब्रॉड, बीइंग ऑन द टॉप, ये ज़रूरी है, ऐसा भी नहीं है। इसी को देखने की कोशिश कर रहे हैं। एक्सीलेंस एक बात है, वो कुछ नेचुरल एक्सेप्टेंस है, वो सबके लिए अप्रोचेबल है, उसको समझ पा रहे हैं या नहीं, या फिर यूनिकनेस को एक्सेलेंस मान लिया। तो मेरा ये बिल्कुल भी नहीं कहीं सबमिशन है कि ये सब कुछ ना करें। मैं कह रही हूँ ये सब कुछ करते हुए, है ना, स्किल में यूनिकनेस, लेकिन जीने में एक्सेलेंस। इसलिए एक्सेलेंस को भी समझें। अभी जब हम एक्सेलेंस के नाम पे यूनिकनेस को ही प्रमोट कर रहे हैं ना, एक्सेलेंस की तरफ से हमने दरवाज़ा बंद कर दिया है। चाहते हैं हम एक्सेलेंस, लेकिन कर नहीं रहे कुछ ऐसा काम जिससे उसको एक्सेलेंस समझ में आ जाए। हम अपने लिए भी कुछ ऐसा काम नहीं कर रहे। एक्सेलेंस का मतलब ही इसीलिए बार बार कहा, एक्सेलेंस का मतलब इतना मुझे दिखे, 4 लेवल्स पर जो व्यक्ति हार्मनी को समझ पाया है, जी पा रहा है, ये किसी डिग्री की मोहताज नहीं है, ये बिना डिग्री वाला भी कर सकता है। माई सेल्फ प्रियंका श्रोत्रिय। मैं अपनी लाइफ का एक एग्जांपल दूंगी मैम। टॉपर्स हमेशा टॉपर्स नहीं रहते हैं। मैं खुद हमेशा 1 से लेके 8 तक टॉपर थी क्लास में, हमेशा 95-96% बनते थे। बट कितनी बार होता है कि हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, और सडनली मेरा 10th में रिज़ल्ट रहा 59। तो उसके बाद लगा कि नहीं, ये ज़्यादा हो गया ओवर कॉन्फिडेंस। उसके बाद वापस से स्टडी करना स्टार्ट किया। तो कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। अच्छी बात है। ये भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये जो टॉपर हो रहा है ना, ये रिलेटिव है। किसी के कंपैरिजन में कोई ज़्यादा है, किसी के कंपैरिजन में कोई कम है, टॉपर बॉटमर। एक्सेलेंस भी रिलेटिव है क्या? एक्सेलेंस एब्सोल्यूट है। तो हम लोग जो यहाँ बात कर रहे हैं, जो प्रस्ताव रख रहे हैं, जो फीलिंग्स हैं, वो कुछ एब्सोल्यूट हैं, यूनिकनेस की बात नहीं कर रहे। इसलिए आप भी जब आप पेरेंटिंग करें, जब आप टीचिंग करें, तो ये एब्सोल्यूट को भी ध्यान में रखें। एब्सोल्यूट दिख तो रहा है सूचना रूप में, लेकिन क्योंकि क्लैरिटी नहीं है, इसलिए यूनिकनेस को प्रमोट किए जा रहे हैं एक्सेलेंस के नाम पे। ये गैप है, इसको ठीक करना है, इसको विजुलाइज करना है। जी भैया, माइक दे दीजिएगा। जी भैया। नमस्ते मैम, मेरा नाम कृष्ण गोपाल है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ MLB टेक्सटाइल इंजीनियरिंग कॉलेज में। पूरी बात जो आपने रखी है, एक बहुत बढ़िया सेंटेंस आपने बोला था, उसमें सारे चीज़ें एड्रेस होती हैं। जीवन में श्रेष्ठता और जीने में विशेषता। तो जीवन में श्रेष्ठता मीन्स चारों लेवल की हार्मनी को समझ करके जीने लगे, और उसके साथ में हमारे अंदर जो भी स्किल को डेवलप करने के लिए हम कोई भी विशेषता में जा सकें, तो वहाँ कोई इशू ही नहीं आएगा। अगर आप श्रेष्ठता के साथ विशेषता को डेवलप कर रहे हैं, तो हम इसको विशेषता के लिए यहाँ इस प्रपोजल में कहीं मना नहीं कर रहे हैं, बट वो बेस में श्रेष्ठता हो, यानी कि वैल्यू बेस्ड स्किल की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, थैंक यू, बिल्कुल, धन्यवाद भैया, एकदम। मैडम वो आगे वाली स्लाइड बताइए ना, इसके हाँ ये वाली है। मैं खाली एक चीज़ रही, मेरे से रहा नहीं जा रहा, तो मैंने कहा बोल देता हूँ, है ना भैया, स्वागत है। बेटे ने मेरे को बोला कि पापा को अच्छा डॉक्टर बताओ। हाँ जी। मैं RC व्यास कॉलेज में रहता हूँ, तो मैंने वही बता दिया। हाँ। अच्छा इंजीनियर, अच्छा वकील, अच्छा टीचर बता दिया। बोला अच्छा इंसान बताओ। मैं 15 मिनट तक सोचता रहा, मैंने कहा किसका नाम लें, डॉक्टर को कोरोना में देखा वगैरह वगैरह। फिर मेरा फोटो पे ध्यान, मैंने कहा बेटा ये राम कृष्ण महावीर बुद्धि अच्छे इंसान थे। बोले पापा वो तो फ्रेम में है, आएंगे थोड़ी, चलता फिरता दिखाओ। मैं चलता फिरता उसको एक भी आदमी नहीं दिखा पाया। तो ये जो अभियान है, ये आदमी बनाने का है। हम आकार से मानव है, आचरण से बनना भी बाकी है। तो ऐसे में ये जो तरीका है जिसमें हर बच्चे को एक्सीलेंस दिया जा सकता है, ज्ञान दिया जा सकता है, समझ दी जा सकती है एजुकेशन से,
और वो आपने जैसे बोला जीने में श्रेष्ठ था और स्किल में विशेष था, तो इसमें वैसे मैडम को भी हर्ट होने की जरूरत नहीं, इसमें लिखा हुआ सामने कि जब आप कंपटीशन के लिए एफर्ट करते हो तो कंडीशनल रिलेशनशिप है, आप संबंध किससे रखना रखना अपने तय करते हो, और इधर जब करते हो आप एफर्ट फॉर एक्सीलेंस तो अनकंडीशनल रिलेशन, सबसे बिना शर्त संबंध है। इधर लिखा हुआ है कि मे नर्चर और एक्सप्लॉइट, आप मदद कर सकते हो फर्स्ट आके, वो रास्ता ना भी करो, लेकिन ये तो तय है जो नीचे लिखा हुआ है, स्टॉप्स द अदर टू कम टू हिज लेवल। कोई भी टॉपर ये तो नहीं चाहेगा कि दूसरा उसके लेवल पे आ जाए और उसकी वो नंबर 1 की रैंक खींच ले, छीन ले। इसलिए यहाँ पे हमेशा ईर्ष्या द्वेष विरोध बढ़ेगा, आदमी आदमी का दुश्मन बनेगा, यही तरीका है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। तो एक बीच में कहानी आई तो मैं भूल जाता हूँ कि हमारे यहाँ चेयर रेस में एक चेयर को हटाते हैं, म्यूजिकल चेयर रेस होती है ना उसमें, तो उसमें अपने को चेयर पकड़नी है, बाकी एक जना आउट हो जाए। जापान में कुछ इसको थोड़ा इनोवेट किया उन्होंने, अब मैं एग्जैक्ट भूल गया इसलिए मैं पूछ भी रहा था इनसे कि मैंने कुछ समय पहले सुनी थी कि एक चेयर हटाते हैं, लेकिन अगर आपके साथ वाले को चेयर नहीं मिली तो आप आउट हो जाओगे। हर व्यक्ति कोशिश करता है कि पास वाले को भी चेयर मिल जाए, तो उसको कैसे किया था वो मैं एग्जैक्ट भूल रहा हूँ, लेकिन कहने का मतलब है कि अगर ये समझ में आ जाए, इमेंस पॉसिबिलिटी है। यही टीचर जो कंपटीशन एनकरेज कर रहे हैं क्लास में, ये कोऑपरेशन को भी एनकरेज कर सकते हैं। ये हो सकता है। ह्यूमन ब्रेन की आपने बताया थी क्षमता जबरदस्त है और पोटेंशियल सबका बराबर ही है, बस हमारा दृष्टि जहाँ तक जाएगा वहीं तक करेंगे। दृष्टि अगर एक्सीलेंस की बन गई तो क्लास में कोऑपरेशन बढ़ता जाएगा, कंपटीशन घटता जाएगा, दुनिया बेहतर हो जाएगी। ठीक है, धन्यवाद भैया। इनफैक्ट इसी आश्वस्ति के साथ तो मैं इस बात को रख रही हूँ कि ये यहाँ पर बहुत सारा प्रोग्राम हो सकता है, अगर यहाँ एक बार फर्मनेस आ गई, एक्सीलेंस समझ आ गया, तो फिर बहुत सारे प्रोग्राम हम बनाएंगे क्लास में, घर में, और एक्सीलेंस के लिए हेल्प करेंगे। जी जी, सब्जी लेने मंडी गई तो उसी मंडी में एक वकील साहब हैं जिनकी शॉप है। ऐसी उनकी बात चली तो एज अ वकील तो वो बहुत अच्छे हैं कि अपनी फील्ड में वो मास्टर हैं, तो भाई हाँ उनके पास जाएंगे तो आप जैसा बोलोगे वो वैसा कर देंगे, तो भाई मतलब उनके पास हर चीज़ का सॉल्यूशन है। जब बात चलते चलते उनकी स्किल से आ गई उनके नेचर पे, और जब उनके नेचर पे आई तो वो सब्जी वाला, मतलब इतना आप कहेंगे कि वो इतना पढ़ा लिखा भी नहीं है, लेकिन वो ये समझ पा रहा था कि व्यक्तित्व उस व्यक्ति का, जो वकील जो एक अच्छे पोस्ट पे है और उसके पास हर चीज़ का सॉल्यूशन है, लेकिन उसने अपने व्यक्तित्व से किसी को भी इम्प्रेस नहीं किया वहाँ पे। तो उसकी अच्छाई करते करते, मतलब उसने शायद 2 अच्छाई बताई होगी और उसके बाद 15 बुराई बता दी उसकी। तो यहाँ पर हम जो ये समझ रहे हैं कि जो आप समझाना चाह रहे हैं एक्सीलेंस और यूनिकनेस, तो यूनिक तो वो है, उस फील्ड में तो वो मास्टर है, उसको कोई बीट नहीं कर सकता, लेकिन एक्सीलेंस में शायद वो सब्जी वाला उसको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ पाया। ठीक बात है। और इनफैक्ट मैं इस बात को बड़े अच्छे से देख पा रही हूँ कि आप लोगों का इतना विजन इतना ब्रॉडली चल रहा है इन चीज़ों में, आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स में देख पा रहे हैं। एक बहुत रिनाउंड एडवोकेट थे, हाँ, उनके पास में वो डिवोर्स के एक्सपर्ट थे, उनके पास में डिवोर्स के केसेस आते थे और ये बिल्कुल पक्का होता था कि जो केस जाएगा उसको डिवोर्स मिल जाएगा, तो बिल्कुल ऑथेंटिक थे एकदम कि बस ये एकदम केस को पक्का पक्का कराएंगे। उनको एक बार ये दिख गया, सोचो वो अपने स्किल में कितने मास्टर थे, वो यूनिक स्किल वाला भी एक्सेलेंस दिख जाता है तो वहाँ पहुँचने के लिए कैसे अटेम्प्ट कर सकता है, मैं रखना चाहूँगी आपके सामने। तो उन्होंने जब इस पूरी बात को सुना तो उनको तो बड़ा तकलीफ हुई, उनको लगा स्किल के साथ तो मैं बड़ा है ना अनर्थ कर रहा हूँ अपनी स्किल के साथ, तो मैं संबंध बजाय है ना इसमें न्याय करने के, लोगों को जोड़ने के, मैं तो तोड़ने का काम कर रहा हूँ। तो उन्होंने उसके बाद से अपने लिए ये तय किया कि मैं इसी प्रोफेशन में अब मैं जितनी एक्सपर्टीज़ मैं ये तलाक कराने में हासिल की है ना, उतना ही अब जोड़ने में लगाऊंगा, उतना ही ध्यान लगाऊंगा। और उसके बाद उन्होंने फिर ये जितने भी केस आते थे सब उनके पास तलाक के ही केस थे क्योंकि उसी के एक्सपर्ट थे। इसके बाद वो दोनों के ही डॉक्यूमेंट जमा कर लेते थे और दोनों को ही ये पूरा विश्वास से लेकर के ये भाव की बात उनके साथ में करते थे। और बात करते हुए दोनों ही बार बार रेजिस्टेंस रखते थे कि नहीं भैया हमको तो तलाक चाहिए, आप ये सब क्या बात कर रहे हैं। उनमें से वो उस व्यक्ति को उन दोनों में से कंपैरेटिवली योग्यता का आकलन करते थे, सम्मान करते थे, कौन सा व्यक्ति संबंध में अभी भी झुकने के लिए तैयार है। आपको क्या लगता है संबंध में झुकने के लिए तैयार है वो जिम्मेदार है या गैर जिम्मेदार है? ज़्यादा जिम्मेदार है।
तो कौन इनिशिएटिव ले सकता है लड़ाई के बावजूद भी कि हाँ चलो मैं अब तैयार हूँ, है ना, इतने के बाद उस व्यक्ति को असेस करते थे और उसके बाद फिर उससे ये कहते थे कि अब आप अपनी तरफ से ये कहो कि भाई मैं तो इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए तैयार नहीं हूँ, है ना, मैं तो अपने डॉक्यूमेंट्स में को नहीं इसके लिए अपने दे रही हूँ कि मुझे डिवोर्स चाहिए, तो मैं तो अभी कुछ समय इवैल्यूएशन के लिए लेना चाहूँगी। और ऐसे कितने केसेस में उन्होंने करके एक व्यक्ति का इवैल्यूएशन करके जो संबंध में कंपैरेटिवली ज़्यादा जिम्मेदार है, अपनी स्किल के साथ में, अपनी उसी एक्सपर्टीज को, है ना, इस श्रेष्ठता के भाव के साथ में, कितने केसेस को अब वो डिवोर्स के बजाय संबंध में कन्वर्ट कर दिया। अभी आप सोचिए हम क्या चाहते हैं, संबंध की, हाँ, डिवोर्स, लेकिन ये डिवोर्स पता नहीं कहाँ से आ गया, किस ट्रेंड से, किस ट्रेडिशन से आ गया। हाँ, तो न्याय चाहते हैं, न्याय में तो संबंध को समझना, संबंध में भागीदारी, मेरी एक्सपर्टीज ऐसी हो कि मैं न्याय इंश्योर कर पाऊँ, मैं संबंध में जोड़ना इंश्योर कर पाऊँ। और हर व्यक्ति ये देखने की ज़रूरत है कि हमको ये बहुत इंपॉर्टेंटली लगना चाहिए, जब हम दो लोग खिंच जाते हैं, लड़ाई हो जाती है, और उसमें बोलेगा कौन पहले, जो बोले वो ज़्यादा जिम्मेदार है या गड़बड़ व्यक्ति है। अभी हम कैसे लेते हैं, आए ना वापस, समझ आई ना तुम्हें अपनी गलती, है ना, गलती समझ आई है, या फिर वो जिम्मेदारी से टर्न अप हो रहा है, ज़्यादा जिम्मेदार है, तो इसलिए उसको तो वो तो ज़्यादा सम्मानित है ना, सम्मान के काबिल है, पर अभी हम सम्मान नहीं कर पाते उसका। तो ये सब देखने की ज़रूरत है, इन सबको इवैल्यूएट करने की ज़रूरत है, व्हाट इज़ हैपनिंग। कुछ और फीलिंग्स की भी बात करते हैं, अच्छी बात है, श्रेष्ठता को लेकर के, पर्टिकुलरली जब हम शिक्षक हैं, श्रेष्ठता को की स्वीकृति है, श्रद्धा की स्वीकृति है ना, और ये श्रेष्ठता को देखना चाह रहे हैं, अपने लिए भी, अपने में इंश्योर करना चाह रहे हैं, औरों के लिए भी उस पर काम करना चाह रहे हैं। इस पर हमने अपना पर्याप्त समय दिया, आई होप इसको एक्सप्लोर करते रहेंगे आप। कुछ और भाव इस एक्सीलेंस से जुड़े हुए, श्रेष्ठता से जुड़े हुए, जब कोई व्यक्ति चारों लेवल पर हार्मनी के लिए, समझ पाने और जीने के लिए कार्यक्रम बना पाया तो वो तो श्रेष्ठ है। लेकिन अगर 4 लेवल्स में किसी भी एक लेवल की, 2 लेवल की हार्मनी के लिए जिनका प्रयास हो रहा है, उन सभी प्रयासों के लिए, उन सभी के लिए गौरव। तो व्यक्ति ने स्टेप इन किया है व्यवस्था को समझने के लिए। अभी चारों लेवल्स पर नहीं समझ पाया है, कोई बात नहीं, चारों लेवल्स पर नहीं जी पा रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ी जगह गलतियां हो रही हैं, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम उसने व्यवस्था को, संबंध को समझने का स्टेप इन किया है। इसलिए हर उस व्यक्ति के लिए गौरव, आप सभी के लिए भी गौरव। आप सभी ने इस प्रयास के लिए कम से कम स्टेप इन किया है ना, संबंध को समझने का, व्यवस्था को समझने का। अगर मुझे ये दिखाई दे कि हर व्यक्ति जो प्रयास कर रहा है वो गौरव के लायक है, तो ये गौरव के लायक मुझे अपने माता पिता, परिवार में एग्जाम्पल के रूप में दिखेंगे कि नहीं, मुझे अपने भाई बहन एग्जाम्पल के रूप में दिखेंगे कि नहीं। लेकिन अभी मुझे ग्लोरी का एग्जाम्पल देना हो तो हमको हिस्ट्री खंगालनी पड़ती है, हमें कहना पड़ता है सिकंदर द ग्रेट, अशोका महान। उन लोगों के बारे में फिर से मैं रेफरेंस ले रही हूँ, प्लीज़ डोंट फील हर्ट, रेफरेंस ले रही हूँ इवैल्यूएशन की दृष्टि से। कितना पता है सिकंदर के बारे में, कैसे कह दे रहे हैं सिकंदर द ग्रेट, बिल्कुल विटनेस नहीं किया हमने उसको, हमारे समय में तो है भी नहीं। अगर जितना विटनेस किया हिस्ट्री को पढ़ेंगे ना, तो ऐसा कि उसकी विश्व विजय की अभिलाषा थी, उसको पूरा करने के लिए उसने सारे देशों की यात्रा की, विजय किया। थोड़ा सा सोच के देखिए, आपके घर के बगल से कोई व्यक्ति डंडा लेकर के निकले और पूरे मोहल्ले को विजय करने की अभिलाषा से मारता, पीटता, काटता चले, महान कहेंगे? उसने क्या अलग किया? फिर मैं कह रही हूं, उस व्यक्ति को जाते जाते ये दिखाई पड़ा कि कोई महानता नहीं की मैंने, और उस व्यक्ति ने कहा कि मरते समय कि ताबूत से मेरे हाथ बाहर रखे जाएं, जिससे लोगों को पता लग जाए कि पूरे विश्व विजय के बाद भी मैं कुछ नहीं लेके जा रहा हूं, खाली हाथ जा रहा हूं। क्योंकि नेचुरल एक्सेप्टेंस को बिल्कुल नहीं देख पाया, श्रेष्ठता के लिए बिल्कुल काम नहीं कर पाया, है ना, गौरव जैसी कोई बात नहीं है। लेकिन हम हिस्ट्री में इस पार्ट को नहीं बताते, हम ये बताते हैं कि विश्व विजयी सिकंदर। क्या प्रेरणा दे रहे हैं बच्चों को? किस पार्ट को रख रहे हैं? उसके रेफरेंस को ले रहे हैं, उसके रेफरेंस के पूरे रेफरेंस को भी नहीं देख रहे हैं। इसलिए इंपॉर्टेंट है देखें, गौरव का मतलब जिस व्यक्ति ने भी इस श्रेष्ठता को समझने में, जीने में शुरुआत किया है, प्रयास किया है, वो हर व्यक्ति गौरव के भाव का हकदार है।
तो मेरे परिवार में मेरे माता पिता ये गौरव के हकदार हो सकते हैं। उन्होंने प्रयास किया है कम से कम परिवार की व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपने को इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन जब मुझे एग्जाम्पल खोजना हो ना, तो मैं है ना बाहर खोजती हूँ। अच्छा, एक पेरेंट के तौर पे मैं भी बार लगता है मुझे भी ये जिम्मेदारी की बात कि मैं अपने बच्चे को ये दिखा नहीं पा रही कि दिस इज समथिंग क्रूशियल इंपॉर्टेंट आई एम वर्किंग फॉर, इसलिए वो मुझ में गौरव का भाव नहीं देख पा रहा। तो मेरी भी बड़ी जिम्मेदारी है कि मैं बच्चे के साथ में समय बताऊं, क्वालिटी टाइम बिताऊं, है ना। अभी वो मिसिंग हो रहा है, तो बच्चे के साथ मैं और वो इंटरेक्शन पूरे दिन में देखिए 24 घंटे में मैं और बच्चा कितनी देर इंटरेक्ट कर रहा है एंड फॉर व्हाट। जितनी देर आपकी बात हो रही है, आप बच्चे से क्या बात करते हैं? खाना खा लिया, कपड़े वाले पहन लो, नंबर कैसे आ रहे हैं, क्लास में कैसा चल रहा है, इसके अलावा क्या बात करते हैं? बहुत ज़्यादा से ज़्यादा तो ठीक है, आप कुछ मोबाइल फ़ोन, कुछ टीवी, इन सब के साथ में बच्चों को उलझा देते हैं। हाँ, बच्चे को अभी मुझ में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा जिस पर वो फक्र कर सके। मेरे अपनी व्यवस्था में भागीदारी नहीं दिख पा रही है। मैं फिर कह रही हूँ, मुझे कोई आसपास नहीं दिख पा रहा, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। मेरे बच्चे को आसपास कोई नहीं दिख पा रहा, मेरी जिम्मेदारी है। आई एम नॉट वर्किंग हियर, मैं कुछ वैल्यूएबल काम नहीं कर रही, इसीलिए बच्चे को भटकना पड़ रहा है, बच्चे को एग्जाम्पल प्रेरणा के लिए दूर जाना पड़ रहा है। वाई कांट आई बी मोटिवेशन फॉर माई किड? मैं क्यों नहीं बन सकती? क्यों ढूंढना पड़े, क्यों स्ट्रगल करना पड़े, क्यों परेशान होना पड़े, और पर्टिकुलरली उन चीज़ों के बारे में जिनको देखा भी नहीं उसने। देखा नहीं, उसको प्रेरणा बना करके काम शुरू करता है, फिर उसका कोई एक एस्पेक्ट दिख जाता है, न्यूज़ में आ जाता है, बड़ी उसकी छीछालेदर होने लग जाती है, और फिर उसको लगता है अरे ये तो नहीं करने लायक काम था, ये तो बड़ा बेकार काम है। तो ग्लोरी का मतलब जिन्होंने श्रेष्ठता के लिए प्रयास किया उनके प्रति भाव, और ग्रैटिट्यूड एक इंपॉर्टेंट फीलिंग, जिन्होंने मेरी श्रेष्ठता के लिए प्रयास किया उनके लिए कृतज्ञता। यानी कि 4 लेवल्स की व्यवस्था और हार्मनी को समझ जाऊं, उसको जी पाऊं, उसके लिए जिन्होंने मेरे लिए प्रयास किया उनके लिए कृतज्ञता। अभी इस मोमेंट पूछिए अपने से, क्या चाहते हैं, फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड और इनग्रैटिट्यूड? कृतज्ञता और कृतज्ञता, कृतज्ञता, है ना। अब इस मोमेंट सोच के देखिए कितने लोग हैं जिनके प्रति फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड इस समय महसूस हो रहा है। प्लीज काउंट एंड टेल। मैम, मैंने तो कल ही कह दिया था जी, हमारा इंस्टीट्यूशन वेरी मच, हमारी जो कृतज्ञता है वो इस इंस्टीट्यूशन के लिए है, चाहे वो सोफिया हो या एंसलम, दोनों ने हमारे बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार टीचर्स ने दिए हैं। तो ये तो मैं हमेशा ही बोलूँगी, कल भी बोला था, आज भी बोलूँगी। सेकेंडली, गौरव से रिलेटेड आपने अभी बोला आप सब गौरव के वो हैं, तो इस पर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ। छोटी सी क्लास 2 के बच्चे हैं, आफ्टर कोरोना इनमें आपस में एडजस्टमेंट की बहुत प्रॉब्लम हुई थी। वो मेरी सीट नहीं दे रहा, वो धक्का मुक्की, मैम हम ये हो गए परेशानी। मैंने सिर्फ इतना कहा, मैंने कहा ओके चलिए, मैं सिस्टर से कहती हूँ बेंचेस हटाएंगे, चलो टेक योर बैग एंड गो बैक होम। घर पर मैं वापस ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ। आर यू रेडी? कोई परेशान नहीं करेगा। नो मैम, वी आर रेडी टू सिट इन द क्लास टू एडजस्ट विद ईच अदर। सो वो छोटे छोटे बच्चे जब एक दूसरे के संबंधों को, दोस्ती को समझ पाए तो फिर हम क्यों नहीं। ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात है। हर सेल्फ इस भाव के साथ भरा हुआ है, हर सेल्फ इसके लिए प्रयास कर रहा है, श्रेष्ठता के लिए जितना कर पा रहा है उतने के लिए गौरव का भाव। वो छोटा भी हो सकता है, वो बड़ा भी हो सकता है उम्र में, लेकिन सेल्फ का प्रयास जारी है। हर सेल्फ मेरे लिए भी प्रयास कर रहा है ना। इम्पॉर्टेंट है हम उसको देख पाएँ। तो आप कह रहे हैं कि 2 स्कूल्स के बारे तो मुझे दिख रहा है, फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड, और मैडम कह रहे हैं रिचा मैम कि सभी के लिए होती है। मान लिया कि जान लिया? बढ़िया। तो अब ये बताएं, अगर जान गए तो हमारे उसमें कौन कौन आ रहे हैं, थोड़ा इसको देखते हैं, और थोड़ा देखते हैं कि अगर कृतज्ञता तो एक्सप्रेस कैसे करेंगे, कैसे एक्सप्रेस कैसे करेंगे? होल नेचर मान लिया कि जान लिया? हाँ, थैंकफुल कैसे? थैंक यू कार्ड लाएंगे? मैडम अपना जन्म हुआ ये पृथ्वी के बिना संभव नहीं था जी। तो पृथ्वी के प्रति कृतज्ञता हो गई जी। फिर आपन सूरज की किरणों से ये पेड़ पौधे
वो बन रहे हैं, जिससे वातावरण में ऑक्सीजन बन रही है। ऑक्सीजन के बिना अपन जीवित ही नहीं रह सकते। सूरज के प्रति कृतज्ञता हो जाएगी जी। पूरी आकाश गंगा के प्रति कृतज्ञता हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात, ये सब चीज़ें टिकी हुई सुनने पे, व्यापक पे, उसके प्रति कृतज्ञता हो जाएगी। वो अल्टीमेट है। सुंदर बात है, बढ़िया बात है। लेकिन मैं फिर ये कह रही हूँ, ये सब बातें हमने सुना है और हमको लगता है पृथ्वी, जल, वायु, तेज, आकाश, सबके प्रति कृतज्ञता। जो अभी हम कर रहे हैं वो कृतज्ञता के भाव का आउटकम है। हवा, पानी, सबके साथ जो हमारा है ना इंटरेक्शन है, तो किस बात की कृतज्ञता? फिर से देखते हैं। यस मैम, आई थिंक जो कृतज्ञता वाली आप बात बोल रहे हैं, मुझे लगता है हमें उन्हें डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए, केयर करना चाहिए। तो इन दैट वे वी कैन शो आवर थैंक्स। बढ़िया। तो ये तो एक्सप्रेशन हुआ। एक बार काउंट करें, कितने लोगों को डिस्ट्रॉय नहीं करना है, कितने लोगों को प्रोटेक्ट करना है, कितने लोगों को केयर करना है? काउंटलेस, काउंटलेस, काउंटलेस। मैं फिर कह रही हूँ, इसको थोड़ा सा यहीं इवैल्यूएट कर लीजिए। आपके अपब्रिंगिंग में कौन कौन से लोग इस समय नज़र आ रहे हैं जिन्होंने सेल्फ और बॉडी दोनों को हेल्प किया है? काउंटलेस मत कहिए, काउंटलेस कह करके ना काम कम हल्का कर रहे हैं। स्टार्ट काउंटिंग। बढ़िया। पेरेंट्स, टीचर्स, ग्रैंड पेरेंट्स और रिलेटिव्स और सिबलिंग्स और नेबर्स, यस, नेबर्स, सोसाइटी, फ्रेंड्स, यस, और बताएं। हाँ जी, सोसाइटी। सोसाइटी कितनी बड़ी? सोसाइटी आपके आस पड़ोस के साथ में या पास का डिस्ट्रिक्ट भी? पास का डिस्ट्रिक्ट भी या स्टेट भी? स्टेट भी या और नेशन भी? मैम नेशंस भी, एवरीबॉडी। बढ़िया। कृतज्ञता का फैलाव यहाँ तक, कृतज्ञता का फैलाव यहाँ तक, है ना? Even the whole universe, we should be thankful. Universe. We should be thankful. Yes. Every time. Exactly. अभी देखिए ना, ये सब कुछ हमने सुन रखा है, इसलिए हम बड़े आराम से इसको कहते रहते हैं। देखिए, फील करने की जो मैं बात कर रही हूँ, आपके सामने एक थाली आई है खाने की। थाली जब आई तो किसके प्रति ग्रेटफुलनेस लगता है? माँ के प्रति, क्योंकि माँ ने खाना बनाया है। सो आई एम थैंकफुल टू माई मदर फॉर प्रोवाइडिंग मी सच अ फूड। बैठे ना, है ना, उन्होंने खाना बनाया। क्या लगता है ये जो खाना आ गया सिर्फ माँ का कंट्रीब्यूशन? तो फिर देखना शुरू करती हूँ, नहीं, फादर ने इसके लिए काफ़ी सारा सहयोग किया, तब माँ ये कर पाई है। तो लगता है माँ और पिता दोनों के लिए कंट्रीब्यूशन। चलो चलती हूँ, इनको थैंक यू बोल देती हूँ, है ना, कितना इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए ये। लेकिन जब मैं कंट्रीब्यूट करने के कंपनसेशन में थैंक यू बोलने चलती हूँ तो मुझे ध्यान आता है कि केवल ऐसा नहीं कि ये माता पिता के साथ ही हुआ है, ये अनाज किसी ने उगाया है। हर एक व्यक्ति मेरे लिए सहयोगी रहा है। अब मैं इसको शब्दों में नहीं कह सकती, कम पड़ेगा, इसलिए मैं अब इसके साथ प्रतिभाग ही कर सकती हूँ। मैं देख पाती हूँ मुझे यहाँ तक पहुँचाने में अनगिनत लोगों का प्रयास है। उन अनगिनत लोगों के प्रयास को अगर मैं एक्नॉलेज करूँ ना, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है अदर देन दिस कि मैं इस प्रयास को आगे बढ़ाऊँ, और उसी के साथ मैं टर्न अप हो पाती हूँ। इसीलिए मैं इतनी जिम्मेदार हो पाती हूँ कि कितनी इम्पॉर्टेंट बात है, जिससे मैं कृतज्ञता को इतने एक्सपेंशन में देख पा रही हूँ। जब मैं इतने एक्सपेंशन में देख पा रही हूँ तो हर एक से कनेक्टेड फील कर रही हूँ। अब एक दो नहीं, हर व्यक्ति ने मेरे लिए, है ना, कुछ जिम्मेदारी से काम किया है। इसलिए मैं हर एक के लिए इर्रिस्पेक्टिव ऑफ, पता नहीं मेरी रोटी पहुँचाने में, मेरे कपड़े पहुँचाने में, मुझे इवॉल्व करने में आपके और आपके परिवार के कितने लोगों का सहयोग रहा है। आप मेरे संबंधी हैं, आपके प्रति भी मेरी जिम्मेदारी है। So this is gratitude, this feeling of gratitude, this is turning into feeling of gratitude only, है ना? तो मैं इसके साथ ही आपके साथ इंटरेक्ट कर सकती हूँ, इससे कम में नहीं। पैसे से काम नहीं चलेगा ग्रेटिट्यूड बोलने के लिए, तो कोई ऑनरेरियम दे दे वो पूरा नहीं पड़ेगा, है ना? ऑनरेरियम के बजाय कोई व्यक्ति इस पूरी बात को समझ करके इस ग्रेटिट्यूड के साथ इस पूरे, है ना, बात को और लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रयास कर पाए, यही ग्रेटिट्यूड है। ये फीलिंग के थ्रू ही रेसिप्रोकेट होगा, इससे कम में रेसिप्रोकेट नहीं होगा। इसलिए उसकी कोई, है ना, संभावना, कोई नेचुरलनेस, उस पर कोई काम करने की आवश्यकता भी नहीं है। इसीलिए
बहुत जेन्युइनली उस दिन सुनील भैया आपके साथ शेयर कर रहे थे, आज मैं फिर इस बात को विद द फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड कहना चाहती हूँ। इसकी जितना एक एक जो भी मुझे है ना, एक एक जो अक्षर भी मुझे इस वस्तु का मिला है ना, उसमें बिल्कुल कहीं भी किसी ने भी कोई ऑनरेरियम का क्लेम नहीं किया है कभी भी। एंड आई myself attended many of the workshops जिससे मुझे यहाँ तक की गति मिली। तो ये क्योंकि वर्थ ही नहीं है, कोई ऑनरेरियम है ही नहीं, कोई काम कर ही नहीं सकता इसके लिए ना, तो इसलिए उन लोगों ने उतने इंटेंसिटी के साथ मुझ तक इस बात को पहुंचाया है, मुझे जीने में मदद की है। हर दिन वो लोग मुझे सहयोग कर रहे हैं। तो मेरे लिए भी इसके लिए कोई ऑनरेरियम मैटर नहीं करता, मेरे लिए सिर्फ और ये सिर्फ प्रेरणा उनकी एक्सेलेंस मेरे लिए पूजा लायक है, मेरे लिए टर्न अप होने के लिए काफ़ी है कि आप सभी मेरे संबंधी हैं, आप सभी मेरे सहयोग में सहायक हैं, मैं भी आपको सहयोग कर सकूं। ऐसा वातावरण मैं बार बार देखती रहती हूँ, मैं बार बार ढूंढती रहती हूँ। तो ऐसे वातावरण को देने के लिए सबसे पहले तो कृतज्ञता, इस सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, है ना, क्योंकि आप सभी ने प्रयास किया है। आप सभी के लिए मैं थैंकफुल हूँ। ये ग्रैटिट्यूड। मैं फिर ध्यान दिला दूँ आपका, कल भी मैंने इसको मेंशन किया था, हम ईश्वर से, जिस अपने आराध्य से बहुत सारी चीज़ें मांगते हैं, कुछ चीज़ें मुझे लगती है पूरी हो गई और हम उनके पास दोबारा जाते हैं थैंक यू करने के लिए, फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड। हमारे घर में भी बहुत सारी चीज़ें पूरी हो रही हैं, क्या कृतज्ञता के भाव से भरे रहते हैं या बार बार जो नहीं पूरा हो रहा है वो ध्यान में लाके इन ग्रैटिट्यूड की फीलिंग के साथ डूबे रहते हैं। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान देने की बात है। मैं फिर जो कह रही हूँ ध्यान दीजिएगा। तो ये मेरी माँ ने खाना बनाया है, मेरी माँ ने खाना बना के रख दिया, अब फ़ोन आ गया, वो फ़ोन पे बात करने लगी, सिर्फ खाना दे नहीं पाई है अभी, और मेरी शिकायत शुरू हो जाती है, इसी समय तुमको फ़ोन पे बात करना था, खाना क्यों नहीं लगा दे रहे हो। खाना बना है, बहुत सारा काम हुआ है, 90% काम हुआ है, 10% काम बच रहा है। मेरे बच्चे ने बहुत सारा काम किया है, अप्रिशिएट कर पाते हैं या फिर जो एक गड़बड़ उसने कर दी है उसको मेंशन करते हैं। इम्पॉर्टेंट है, तो सिर्फ कहीं और है ना हाथ जोड़ के खड़े रहें, एक बात है, एक तो है ही पूरी प्रकृति मुझे सहयोग कर रही है, अच्छी बात है, लेकिन इंटरेक्शन में हम एक दूसरे के साथ भी बहुत कुछ कर रहे हैं। ये जब देखने चलते हैं तो करने को देखना चल रहे हैं या फिर जो नहीं हो रहा है उसको देख रहे हैं, इसको इवैल्यूएट करने की ज़रूरत है। दिन भर में जो नहीं हो रहा है वो मुझे परेशान कर रहा है, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, या जो हो पाया उसको भी मैं देख पा रही हूँ। जब हो पाया देख पा रही हूँ तो मैं कृतज्ञता के भाव के साथ हूँ, जो मैं चाहती हूँ। अगर परसेंटेज ऑफ टाइम दिन का जो हो पाया है उसको मैं अप्रिशिएट कर पा रही हूँ, तो मैं वो जो कर पा रही हूँ जो मैं चाहती हूँ। जो नहीं हो पा रहा है सिर्फ क्रिटिक्स को देख रही हूँ दिन भर, फीलिंग ऑफ इनग्रैटिट्यूड, जो नहीं चाहती, ये नहीं हो पाया, ये नहीं हो पाया, ये नहीं करता, ये नहीं करता। अभी देखिए, हमें शिकायतें ज़्यादा हैं संबंध में, चाहे वो अपने परिवार से हो, चाहे पूरी समाज से हो या पूरी सरकार से हो, शिकायत ज़्यादा है, तो फीलिंग ऑफ इनग्रैटिट्यूड जो हम नहीं चाहते हैं। अगर हमको है ना बार बार ये दिखाई पड़ रहा है, शिकायत मुक्त स्थिति बन रही है, ये तो किया है इन्होंने, ये किया है, फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड। मैं कृतज्ञता से भरना चाहती हूँ या कृतज्ञता से, चॉइस है। अभी क्या है वो भी हम देख सकते हैं, तो क्या चाहते हैं और क्या है इसको देख सकते हैं। कोई बड़ी बड़ी बात नहीं कह रहे, बहुत सिंपल सी बात कह रहे हैं, उसके साथ में अपने में रिलैक्स होने की बात कह रहे हैं, है ना। तो इसलिए वर्ड्स काफ़ी नहीं है, ये फीलिंग से सेचुरेट होने की ज़रूरत है, जो अपने में है ही। मैं चाहती हूँ नेचुरली कृतज्ञ होना। कैसे होंगी? जो व्यक्ति मेरी श्रेष्ठता के लिए काम कर रहा है उसके प्रति ये भाव जो है उसको कह रहे हैं ग्रैटिट्यूड। क्योंकि हर व्यक्ति ने या तो सुविधा से या फिर समझ से मेरे लिए कुछ ना कुछ सहयोग किया है, इसलिए नेचर की हर यूनिट, ह्यूमन और रेस्ट ऑफ नेचर, ये सबके लिए अगर देखें तो ये माइक भी, ये कमरा भी, ये पंखा भी, ये है ना सोफिया स्कूल का ये पूरा सराउंडिंग भी, हर व्यक्ति, वो व्यक्ति जो हमें यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है, इस रूम को साफ करने वाला भी, मेरे इस समझ की यात्रा में उसने योगदान दिया है ना, इस कमरे को बनाने वाला भी मेरे लिए उसने योगदान दिया है ना, उन सबके प्रति ग्रैटिट्यूड। और शब्द इसके लिए काफ़ी नहीं, बहुत कम पड़ेंगे, इसलिए सिर्फ और सिर्फ भाव यानी कि मुझे भी हर एक के लिए इसी तरह से सहयोगी होना है जिससे वो एक्सीलेंस की तरफ बढ़ पाए। दिस इज़ द ओनली थिंग आई कैन डू इन टर्न ऑफ फीलिंग ऑफ
ग्रैटिट्यूड और रेसिप्रोकेटिंग फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड। इसको देखते रहिए अपने में। ज़्यादातर समय हम क्या फोकस करते हैं, क्या नहीं किया गया, या जो किया गया है उसको देख पाते हैं, जो नहीं किया गया उसके लिए सहयोग कर पाते हैं। ये देखते रहिए। ग्रैटिट्यूड की फीलिंग हमेशा बनी हुई है या कभी आ रही है कभी जा रही है? कभी आ रही है, जा रही है तो खुशी गम दोनों साथ साथ। हमेशा बनी हुई है तो कंटिन्यूअस हैप्पीनेस, है ना। तो ये देख लीजिए, दूसरों से ही ये फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहे हैं या अपने भी तैयार हो रहे हैं और इसके साथ दूसरे की एक्सीलेंस में पार्टिसिपेट करने की योजना बन रही है। अब इतनी सब बात के बाद हम लोग ये अपने में जांचते हैं कि क्या लग रहा है अभी फ़िलहाल। वेरीफाई ऑन द बेसिस ऑफ योर नेचुरल एक्सेप्टेंस। आप क्या चाहते हैं? संबंध में किसी के साथ ना जीना, संबंध में एक के साथ या कुछ लोगों के साथ जीना, या संबंध में हर एक के साथ जीना? हर एक के साथ जीना, है ना। तो कह रहे हैं कि अगर आप ऐसा चाहते हैं किसी के साथ नहीं जीना, इतना रिवोल्ट हो रहा है, इसका मतलब आप विरोध की स्थिति है। अगर कह रहे हैं मैं एक के साथ या कुछ लोगों के साथ संबंध को समझ पा रहा हूँ, संबंध में जीने का प्रयास कर रहा हूँ, ऐसा चाहता हूँ, तो ये अफेक्शन की स्थिति है। यानी अफेक्शन की स्थिति जिसके साथ में ट्रस्ट और रिस्पेक्ट इंश्योर हो गया है। अब विश्वास के साथ एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होने की बात हो रही है। लेकिन जब मैं ये देख पा रहा हूँ कि हर व्यक्ति मेरे लिए सहयोगी है, सहायक है, तो ये सबके साथ संबंध की स्थिति बनती है और इस स्थिति को बोला है लव। सी, लव का मतलब द फीलिंग ऑफ बीइंग रिलेटेड टू ऑल। और ऐसा ही हर ट्रेडिशन में कहा है, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे कोई भी ट्रेडिशन हो, जैन हो, बौद्ध हो, हर ट्रेडिशन में कहा गया है सबके साथ प्रेम करो, सबके साथ प्रेम करो। ये हम भी मान चुके हैं, है ना। लेकिन मान ही चुके हैं, जैसे ही मेरा बच्चा मेड के बच्चे के साथ खेलने लगता है, हम डिफ्रेंशिएट करने लगते हैं। हम कहते हैं क्यों उसके साथ खेलने गए थे, तुम अपने दोस्तों को उनके साथ दोस्त बनाओ, ये करो वो करो। देखना है अपनी कंडीशनिंग को चेक करके, ये फीलिंग ऑफ रिलेशन विद ऑल ये है या मिसिंग है। ये देखना है कि जब हम कहते हैं आई लव यू, व्हाट डज इट मीन? आई लव यू और आई एम इन अफेक्शन विद यू। जब एक से या दो से कुछ से कह रहे हैं, जब इसकी पूरी समग्रता को नहीं देख पा रहे, दैट इज नॉट आई लव यू, दैट इज आई एम इन अफेक्शन विद यू। और अफेक्शनेट होने के लिए भी थोड़ा ध्यान दीजिए, विश्वास और सम्मान का होना ज़रूरी है। तो अगर मैं किसी को कह रही हूँ आई लव यू और अगर मैं उसको फ़ोन कर रही हूँ और वो मेरा फ़ोन नहीं उठा पा रहा है और मुझे गुस्सा आने लगती है, चेक करने की ज़रूरत है अफेक्शन भी है कि नहीं है, स्नेह भी है कि नहीं है, विश्वास भी है कि नहीं है ना। अभी हम बड़े कैजुअली कह देते हैं मेरे से ज़्यादा तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट कौन हो सकता है, मेरा फ़ोन तो उठाना चाहिए था। शादी ब्याह हो जाने के बाद में बड़ा सारा पॉजिटिवनेस आता है, बड़े सारे रेजिस्टेंसेस बनते हैं, है ना। हस्बैंड को अब तो मुझ में कुछ दिखता ही नहीं है, दुनिया भर में लगे रहते हैं, है ना। हस्बैंड को ऐसी शिकायत रहती है अब वाइफ के लिए बाकी लोग बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं, मेरे लिए तो कोई ध्यान ही नहीं बनता है। दिस इज मैटर ऑफ अप्रिसिएशन, दैट मीन्स योर वाइफ और योर हस्बैंड, ही और शी इज इन स्टेट ऑफ फीलिंग ऑफ बीइंग रिलेटेड टू ऑल। जब ये समझ पाएंगे तो हर व्यक्ति के जुड़ने को स्वीकार कर पाएंगे, ना कि पॉजिटिव होंगे कि तुम मुझसे ही बात करो। मुझसे बात करने का मतलब है दिस इज़ नॉट लव, दिस इज़ इन्फैचुएशन। अब मैं सेल्फ के साथ सेल्फ की फीलिंग को नहीं देख पा रही, ग्रेटिट्यूड के साथ हर एक को कनेक्शन को नहीं देख पा रही। जब मैं आई लव यू बोल रही हूँ, जब मैं, है ना, प्यार को समझ रही हूँ, देख रही हूँ, तो मुझे ये संबंध के साथ प्रेम की समझ, इसका बहुत कम रिफ्लेक्शन है, बहुत कम है। इसलिए मैं प्रेम करना चाहती हूँ, मुझे समझ नहीं आता, इसलिए मैं शाहरुख खान से प्रेम सीखने को तैयार हो जाती हूँ। इसलिए पिक्चर वाला प्रेम मेरे लिए प्रेम हो जाता है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं। ऑल्दो इट इज़ वेरी वाइड, वेरी वास्ट, तो हम कहते हैं सबसे प्रेम करो, लेकिन फिर ये किरण वाला प्रेम दिखने लगता है ना। अच्छा, ये दिखने लगता है और उसके बाद जब मेरा बच्चा वो करने लगता है तो मुझे तकलीफ होने लगती है। अच्छा, मेरा बच्चा पूछ दे कि ठीक है चलो भैया प्रेम करना चाह रहे हैं, तुम बताओ प्रेम क्या है। आप ही ने कहा एक बार सबसे प्रेम करो, बचपन में सिखाया है ना, स्प्रेड लव इन ऑल। अब जब एक से करने चले आपको परेशानी हो रही है। स्टूडेंट्स कहते हैं, स्टूडेंट वर्कशॉप में वो बोलते हैं कि मैम बहुत मुश्किल होती है, ये प्रेम को पूछें किससे,
आप बताओ, आप अपने घर में कितना स्पेस दे पाओगे अपने बच्चे को कि वो कहे कि मम्मा पापा मैं आपसे प्रेम के बारे में बात करना चाहता हूँ तुरंत? क्योंकि हमारे मानस में ना ये प्रेम की ये प्योरिटी नहीं है, प्रेम और लस्ट में क्लैरिटी नहीं है। इसलिए जैसे ही प्रेम की बात होती है आपको लगता है कुछ गड़बड़ करना शुरू किया इसने, अब इसको प्रेम की बात समझनी है। पायस बात है, समझना चाहता है, अप्रिशिएट करना चाहिए। सर की तरह एक व्यक्ति थे पिछली वर्कशॉप में और वो बैठे हुए थे एंड उनको बहुत ही है ना इसके बाद बहुत पेन में हुए और उन्होंने कहा कि मैंने अपनी 2 बेटियों को बहुत ही ज़्यादा उन पे क्लचेस लगा के रखे, क्योंकि मुझे खुद भी ये प्रेम को लेकर के बड़ा कन्फ्यूजन था। मुझे बार बार ये लगता था कि प्रेम का मतलब अगर बच्चा प्रेम की तरफ जाएगा इतना रिस्क है कि वो सेंशुअल प्लेजर को ही प्रेम समझेगा। इसीलिए मैं बार बार बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस के साथ मैं अपनी दोनों बच्चियों को बड़ा किया हूँ और मुझे बहुत तकलीफ़ है कि ये फीलिंग को ना मैं उनको इसको दिखा पाया और ना उनके लिए इस फीलिंग के लिए और आगे का कोई रास्ता खोल पाया। इम्पॉर्टेंट बात है, अगर ये प्रेम की चर्चा हम बच्चे के साथ अपने घर में नहीं करेंगे तो उसको कौन बताएगा, कौन समझाएगा, कौन दिखाएगा? फिर उससे गलती हो जाएगी और गलती होगी तो फिर हम परेशान होंगे, हमको लगेगा ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए बताइए, क्या करना चाहिए? क्लियर ही नहीं हो पा रहा। कोई ये अनवांटेड चीज़ हो रही है क्या? अनवांटेड चीज़ इतनी ही हो रही है कि ये प्रेम जो सेल्फ का मैटर है अभी बॉडी से रिलेट करके देख ले रहा है, क्योंकि एजुकेशन में शुरुआत से ही सेल्फ का रेफरेंस ही नहीं आया। अगर वो आ गया होता तो आज शाहरुख खान की मूवी में बॉडी वाले लस्ट को नहीं दिखाया जाता। तो प्रॉब्लम मूवी की भी नहीं है, प्रॉब्लम समाज की भी नहीं है, प्रॉब्लम बच्चे की भी नहीं है, प्रॉब्लम एजुकेशन में इस वस्तु को रखने की है जिसको हम हेजिटेट कर रहे हैं। क्यों हेजिटेट करना है? एक फीलिंग है जो डिज़ायरेबल है, पूछ के देखिए प्रेम या घृणा, क्यों नहीं बात करेंगे? क्यों नहीं बात करेंगे? क्यों मान लिया कि ये लव ये कुछ है ना ऐसी चीज़ है जो बचानी है, एक समय से पहले बात नहीं करनी है। हर पल हर क्षण चाहिए प्रेम से जीना। तो इसलिए ज़रूरी है इसको खुद में अपने में स्थापित करना। क्या वैल्यू है ये वैल्यू कुछ पायस वैल्यू है या फिर कुछ इस तरह की चीज़ें हैं? तो लव के बारे में हमारी क्या कंडीशनिंग है? लव एट फर्स्ट साइट, पहली नज़र का प्यार। ये क्या मतलब है पहली नज़र का प्यार? इसको सब लोग ले जाते हैं और मुझे बड़ा गड़बड़ लगता है। ये क्या है पहली नज़र का प्यार? ये प्यार कहाँ है, सेल्फ में कि बॉडी में? बच्चे का माँ से प्यार है, सबसे पहला माँ से। इनफैक्ट मैं माँ से भी कह रही हूँ, कई बार माँ भी बोलती है ये कि मैंने बच्चे को गोदी में लिया और पहली नज़र में ही प्यार हो गया। ये प्यार है कहाँ? ये नज़र में कहाँ प्यार हो रहा है? ये तो सेल्फ की फीलिंग है। जब भी ये सेल्फ को नहीं देखेंगे ना तब तक हमको किसी एक पर्टिकुलर के साथ में पोजेशन को हम प्यार समझ बैठेंगे। तो प्रेम का मतलब आसक्ति भी नहीं है। मैं फिर कह रही हूँ, माँ और बच्चे में जो है ये प्रेम है कि आसक्ति है? मोह है। और इस मोह के चलते है ना ये बच्चे के शरीर के साथ जुड़ी हुई है माँ, अदरवाइज सेल्फ के साथ जुड़ी होगी तो इस बात को लेकर के कोई तकलीफ नहीं होगी कि बच्चा स्प्रेड कर रहा है, बच्चा वाइफ को भी स्वीकार कर रहा है, बच्चा वाइफ के परिवार को भी स्वीकार कर रहा है, दिक्कत नहीं बनेगी। अगर ये दिक्कत बन रही है तो देखने की ज़रूरत है। मैंने मोह के साथ बच्चे के साथ जकड़न बना रखी है जो तकलीफ देती है। तो प्रेम समझना है अपने को भी माता पिता के रूप में। ये पहली नज़र का प्यार है कि नहीं है, या कोई सेल्फ में फीलिंग है जो ग्रो कर रही है ना, जिसको नर्चर करना है। ये हाँ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रब ने बना दी जोड़ी। ये सब क्या है हाँ? तो ये सब एक्चुअली फीलिंग की एब्सेंस है। अपने को समझ नहीं आ रहा लेकिन फीलिंग को ढूंढ रहे हैं, और ढूंढ रहे हैं तो इसलिए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को ही ऐसा मान ले रहे हैं कि यही कुछ प्रेम की चीज़ है। एक केस देती हूँ, आप देखिएगा अपने बारे में, आपको अपने में एक्सप्लोरेशन में हेल्प मिलेगी। ठंडा ठंडा मौसम है, हल्की हल्की पानी की बूंदें पड़ रही हैं और उस पानी के बूंदों के साथ में आप एक गार्डन के पास से होके गुजर रहे हैं। उस गार्डन में 2 लोग बैठे हैं जिसको आप कपल कह रहे हैं, कोई कपल बैठा हुआ है, एक लड़का है और एक लड़की।
उनको देख करके आप अपने में क्या कंक्लूड करते हैं? नंबर 1, अगर उन दोनों में से आप किसी को नहीं जानते। नंबर 2, उन दोनों में से एक को जानते हैं जो दूर का संबंधी है। नंबर 3, उन दोनों में से एक को जानते हैं जो आपका क्लोज रिलेटिव है। नंबर 4, उन दोनों में से एक को जानते हैं जो आपका अपना बच्चा है। क्या ये चारों बारे में आपकी अपनी कल्पना में एक ही जैसी चीज़ चल रही है? ये अलग अलग चल रही है तो क्यों? प्रेम को लेकर के आप कंडीशनड हैं। दो लोगों के बैठने को लेके आप कंडीशनड हैं। जिससे कोई संबंध नज़र नहीं आ रहा ना, उसका आप मजाक बना सकते हैं लेकिन उसके प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है, छोड़ देंगे। बाढ़ में जाए, दुनिया में ऐसे ही चल रहा है, देखो ज़रा, हाय हाय। दूसरे के प्रति इतनी जिम्मेदारी, लेकिन प्रेम को लेके अपने में कुछ बनाया हुआ है। दो लोगों का बैठना, हाय हाय। एक और जोड़ देती हूँ, उन दोनों में एक आप हैं। अपने बारे में भी क्या यही हाय हाय? अपने बारे में प्योरिटी है ना? मेरा करना तो जस्टिफाइड है, मैं तो पूरे एकदम पूरी फीलिंग्स के साथ इस व्यक्ति से जुड़ी हुई हूँ। लेकिन जब मेरा बच्चा कर रहा है तो मैं टांग तोड़ दूंगी। हिम्मत कैसे हुई? समझ नहीं आता, दुनिया में इतना गड़बड़ चल रहा है। बहुत हार्श हो जाते हैं अपने बच्चे के लिए। कोई बहुत क्लोज का रिलेटिव है ना, उसके बारे में दूसरों से बात करने लग जाएंगे, देखो ज़रा पता करो उनका बेटा, उनकी बेटी। ये सब क्यों हो रहा है? एक जैसा क्यों टर्न अप नहीं हो रहे? इंपॉर्टेंट बात है। प्रेम को समझ पाए हैं या कहीं दूसरे के प्रेम को तो लस्ट कह रहे हैं, अपने में भी ये सेंशुअल प्लेजर ही समझ आया है, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन अपने को जस्टिफाई कर रहे हैं, हम तो प्रेम कर रहे हैं। तो हम लोग भी देखें, अपने परिवार में प्रेम कर रहे हैं या प्रेम के नाम के कुछ और कर रहे हैं। हमारे अपने संबंधों में प्रेम की, है ना, वास्तविकता के साथ में एक दूसरे के साथ निर्वाह हो रहा है, या कुछ सेंशुअल प्लेजर के लिए एक दूसरे की शरीर को भोगने को, लस्ट को प्रेम कह रहे हैं। इम्पॉर्टेंट बात है। और अगर ये नहीं समझ पाए तो बहुत सारे संबंधों में पीड़ा का कारण बनता है ना? तो अगर संवेदना को नहीं समझ पाए, शरीर को नहीं समझ पाए और संवेदना को सुख के अर्थ में प्रयोग करने लग गए तो बहुत जगहों पर दुख है। इसलिए इस प्रेम को समझना पड़ेगा। प्रेम में इसमें शरीर के इन्वॉल्वमेंट को, शरीर की आवश्यकता को समझना पड़ेगा। अदरवाइज बहुत सारे जगह पर प्रताड़ना है, बहुत जगह पर पीड़ा है। ऐसा लगता है कि दुनिया में जो दुर्घटनाएं हो रही हैं ना, ये लव के नाम पे, इन्फैचुएशन के नाम पे, लस्ट के नाम पे, वहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है, वहीं ठीक करना होगा। वहाँ ठीक करना होगा या अपने घर में इस प्रेम की वास्तविकता को समझना और निर्वाह करना होगा। अगर माता पिता जिम्मेदारी से नहीं जीते हैं तो बच्चे के सामने क्या जाता है प्रेम का स्वरूप? अगर माता पिता नहीं जीते हैं और मूवीज़ को, है ना, अपने में अप्लाई करते रहते हैं, मूवीज़ वाले प्रेम को, घूमने फिरने, एक दूसरे के साथ एक्सप्रेशन में, है ना, फ़ोटो खिंचाने, ऐसा करने, बच्चे तक क्या जाता है? और जो बच्चे तक जा रहा है, वो बच्चा जब कर रहा है तो हमको तकलीफ़ हो रही, वो ट्राई करता है वैसे ही करने को तो हमको तकलीफ़ हो रही। हम माता पिता के नाम पे, अभी मैरिज के नाम पे भी बहुत, है ना, बहुत ही अप्रीहेंशंस हैं हमारे। लव मैरिज और अरेंज मैरिज, कौन सी मैरिज? लव मैरिज और अरेंज मैरिज। व्हाट इज नेचुरली एक्सेप्टेबल और नो मैरिज? आजकल ये भी बड़े आराम से लोगों ने स्वीकार कर लिया है। बहुत क्लियर नहीं है। हमारे बच्चे भी जब ये डिसीजन ले रहे हैं ना नो मैरिज, तो हम बड़े परेशान हो रहे हैं। लिव इन एक और नया, तो नो मैरिज, और नो मैरिज के बाद में ट्राई कर सकते हैं लिव इन। बात बनी तो बनी, मतलब चॉइसेस मैच करी तो ठीक है, चला लेंगे। जिस समय चॉइस नहीं मैच करी, तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। इज दिस ऑल वी आर डूइंग नेचुरली? क्या ये नेचुरल मैकेनिज्म है जिसको फॉलो कर रहे हैं? तो मैरिज का कुछ पर्पस है या मैरिज ऐसे ही अपनी चॉइस के बेसिस पर, नो मैरिज यस, हाँ मैरिज, लिव इन, लव, और कुछ पर्पस है इसका, या फिर इसको ऐसी चॉइस पे छोड़ा जाए, करो तो करो, ना करो तो ना करो?
जो खाए वो भी पछता है, जो ना खाए वो भी पछता है। ऐसा कहते हैं ना लोग, बहुत सारी मान्यताओं के साथ जी रहे हैं। शादी वो लड्डू, जो खाए वो भी पछता है, जो ना खाए वो भी पछता है। कौन सा लड्डू खा रहे हैं? तो जब दोनों जगह पछता रहे तो खा ही लेते हैं। तो कुछ प्रयोजन है इसका कि नहीं विवाह जैसी संस्था का? क्या प्रयोजन है? क्या प्रयोजन है? बढ़िया। ये पूरकता कहाँ? अभी देखें तो शादी क्यों कर रहे हैं? क्या दिखता है कि क्यों शादी करना दो लोगों का जरूरी है? कॉम्प्लीमेंट ही करना है तो क्यों नहीं लिव इन से काम चला लेंगे? या शादी करना ही क्यों जरूरी है? बढ़िया। संबंध बनाने हैं कि पहचानने? हाँ, सेल्फ रेगुलेशन आता है, संयम आता है। बढ़िया। और बताएं, शादी क्यों? रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी है ना। तो अभी ध्यान दे, तो शादी नहीं समझ आती ना, तो अभी अपने को ऐसा लगता रहता है कि प्राइमरली शादी का मतलब रिप्रोडक्शन और सोशल एक्सेप्टेंस फॉर रिप्रोडक्शन। ऐसा काम तो जानवर भी कर रहे हैं बिना शादी के। इसके लिए शादी की क्या ज़रूरत है? और इवन मैं आपको थोड़ा ध्यान दिला दूं, कैप के लिए, ब्रेक के लिए फादर ने और भैया ने है ना इशारा कर दिया है, फिर भी मैं आपको ध्यान दिला दूं, नेचर की जो व्यवस्था है ना, तो देखें तो जानवरों और पौधों में ये हमेशा रिप्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो किसी एक पर्टिकुलर समय पर फीमेल जो एनिमल है वो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए एक्टिव होती है। ऐसे ही पौधों में भी देखें तो कोई एक पर्टिकुलर सीजन होता है जो उनके हाइब्रिडाइजेशन के लिए सपोर्टिव होता है। लेकिन ह्यूमन के लिए ऐसी कोई बाध्यता नेचर में नहीं है। क्या मतलब है इसका? कि ह्यूमन मनमानी करने के लिए स्वतंत्र है, कभी भी कुछ भी करेगा, शादी के नाम पे, प्रेम के नाम पे। तो इवन नेचर ने शिक्षा के द्वारा स्वतंत्र होने के लिए हमारे लिए स्कोप छोड़ा है। तो शिक्षित होकर के स्वतंत्र होना मतलब हम स्वयं में व्यवस्थित प्रोग्राम बना पाएंगे। क्या प्रोग्राम? नंबर 1, विवाह करना है कि नहीं करना है, निर्णय ले पाएंगे। तो करना है, अगर कुछ व्यवस्था है तो करना है। क्या व्यवस्था है इसको समझ पाएंगे। तो व्यवस्था इस बात के लिए कि ये तो ठीक ही है कि ह्यूमन स्पीशी को चलाने के लिए दो बॉडी के मिलने से एक नई बॉडी जेनरेट हो जाए, अगर देखें, है ना, तो इस तरह से एक रिप्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी तो है, एक ज़रूरत तो है ना, जिससे स्पीशी आगे बढ़ सके, फॉर श्योर। लेकिन इतना ही नहीं, व्यवस्था इससे बड़ी है। वो दो लोग जो दो परिवार से आ रहे हैं, ब्लड रिलेटेड नहीं है, तो संबंध केवल ब्लड रिलेशन का है, फीलिंग्स केवल ब्लड रिलेशन में होगी, या इसके अलावा ये तय ही करने की बेसिक प्लेटफॉर्म ये मैरिज है। यहाँ वो फीलिंग तय हो पाती है जब मैं विश्वास से लेके प्रेम तक जीना हो पाता है। यानी कि वो व्यक्ति ही नहीं इंपॉर्टेंट हुआ जिसको विवाह किया, उसका परिवार, उससे जुड़े हुए सभी लोग मुझे इन्हीं भाव के साथ देख पाए। तब ये कह रहे हैं कि विवाह में संबंध को पहचानना हो पाया। तो संबंध है, उसको पहचानने की एक पृष्ठभूमि देता है ये विवाह, एक व्यवस्था है, करने लायक बात है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस व्यवस्था में जब दो परिवार जुड़ के एक नए बच्चे को तैयार करने की जिम्मेदारी लेते हैं, तो उसका पूरा संस्कार तो वो माता पिता स्ट्रगल करेंगे, लड़ाई करेंगे, एक दूसरे को कोसेंगे, एक दूसरे को क्रिप करेंगे कि एक दूसरे के लिए सहयोगी होकर के, ट्रस्ट से लेकर के कॉम्प्लीमेंटारिटी के साथ में। अब वाइफ ठीक आई है, अनुकूल आई है, प्रतिकूल आई है, हस्बैंड है ना कॉम्पिटेंट है, नहीं कॉम्पिटेंट है, लेकिन दो लोग संबंध में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होकर के प्रेम तक पहुंचने की व्यवस्था को बच्चे तक संस्कार रूप में पहुंचाएंगे। बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो विवाह करना कोई आसान बात नहीं है, कोई मखौल नहीं है। अभी हम बच्चे को विवाह के लिए जब है ना तैयार कर रहे हैं, तो ये पूरा विजन दिखाएं उसको। और देखिए इसके साथ वो नो मैरिज, लिव इन, लव मैरिज, अरेंज मैरिज या मैरिज विद राइट अंडरस्टैंडिंग, क्या प्रेफर करेगा? नेचुरल एक्सेप्टेंस है।
बाकी सारी एक्सेप्टेंसेस हैं, वो भी हिट एंड ट्रायल कर रहा है, हम भी हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं, हम लव और अरेंज में हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं, है ना, वो लिव इन में रास्ता ढूंढ रहा है। अगर वो 3 व्यवस्था को समझ पाए, पूरी व्यवस्था को समझ पाए, 3 पर्पस को समझ पाए, तो वो ये देख पाएगा कि विवाह करना है और ऐसा विवाह जिसमें समझ को प्रमुखता हो। अगर दूसरा व्यक्ति अभी समझदार नहीं है, कम से कम मैं तो समझ से टर्न अप हूँ, तो विवाह में, संबंध में मेरी जिम्मेदारी ज़्यादा। इसमें संबंध की पहचान हो रही है, इसमें संस्कार परिमार्जन का काम कर रहा है, बड़ा काम है। आई विश कि हम सभी अपने वैवाहिक जीवन में इस पूरी व्यवस्था को समझ के जीने की अपनी तैयारी कर पाएँ और अपने बच्चों के लिए जब विवाह के लिए कार्यक्रम बनाएं तो ये पूरी व्यवस्था को ध्यान में रख करके प्रोग्राम बनाएं।